मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। आप क्या फरमाएंगी? क्या बात है, हम आप ही को देख रहे हैं कि ये तो बड़ी अच्छी वो खरबूजे को रंग पकड़ रहा है, जबरदस्त हो गया जी। वेलकम टू राइज एंड शाइन ऑन 365। आप भूल गए। अच्छा भाई, आज जुम्मे का दिन है, सबको जुम्मा मुबारक हो। और हमारे लिए थोड़ी सैड बिटर स्वीट फीलिंग होती है ये जुम्मे को कि हमें 2 दिन की ऑफ मिलती है, लेकिन फिर हमें आपसे भी ऑफ मिल जाती है, विच इज़ नॉट वेरी गुड, है ना? तो क्या अच्छा जी, आज की अच्छी बात पे चलते हैं। हाँ जी, ये बड़ी ही खूबसूरत बात है और इस पे दिमाग को जोर डालने की बहुत ज़रूरत है। Just when the caterpillar thought the world was ending, he turned into a butterfly and flew the highest sky. तो यानी कि आप ये मत समझे कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई डाउनफॉल आया है या कोई डेडलॉक आया है, दैट्स द एंड ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं है। जब डेडलॉक आएगा उसके बाद ही आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी, नई जिंदगी की शुरुआत होगी और आपको नए हौसले मिलेंगे। तो कोई बात नहीं ज़ुहैर, कोई बात नहीं। कोई बात, क्या बात, कोई बात, ठीक है जी। और आज का जो लफ्ज़ है ये बड़ा फनी लफ्ज़ है, लाव टोंग। लाव टोंग मीन्स अ टाइप ऑफ फ्रेंडशिप दैट बॉन्ड्स 2 गर्ल्स टुगेदर फॉर इटर्निटी सिस्टरहुड। तो यानी जैसे होता है ना वो दुपट्टा बदल बहन। अच्छा, दुपट्टा बहन भी होती है ना, दुपट्टा बहन भी होती है। दुपट्टा बहन भी होती है। और इस तरह की जैसे बिल्कुल क्लोज नेट जो फ्रेंड्स हो, जस्ट लाइक योर रियल सिस्टर। जस्ट लाइक योर रियल सिस्टर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम टॉप स्टोरीज की तरफ, टॉप स्टोरीज रियल न्यूज पे आते हैं। हाँ जी, टॉप स्टोरी हमारी पहली ये है कि सख्त बयानात और धमकियां बातचीत के माहौल को खराब करने लगी है। पीटीआई और हुकूमती रहनुमाओं में गोलाबारी, लफ्जी गोलाबारी शुरू हो गई है। शौकत यूसुफ ये कहते हैं कि हुकूमत होश के नाखून ले, वफाकी वज़रा गैर संजीदा बयानात से गुरेज करें, मुज़ाकरात में पहल न की तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने फौरी जवाब दिया इस पर और उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी की तलवार के साथ बातचीत की तरफ न आए, शराइत के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं होगी। शहरी रहमान ने भी तहरीक इंसाफ पर लफ्जी तीर बरसा दी है और उन्होंने कहा कि 9.5 मई पर माफ़ी मांगने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी है। अपने आप को बचाने से पहले मुल्क को बचाने की बात करें। आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका है। तो ये लफ्जी गोलाबारी तो हो रही है, लेकिन स्पीकर से भी मुलाकात हुई है और असद कैसर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं आपस में एक दूसरे से। स्पीकर ने भी ये बात की है कि आप भी समझाएं, हुकूमती जो लोग हैं उनमें सेना एलिमेंट्स या फिर जो ज़्यादा सख्त बात नहीं करते हैं वो आगे आए। और इस तरह पीटीआई से भी, और इस पर अग्री भी किया असद कैसर ने कि वो भी ऐसा माहौल बनाएंगे कि पीटीआई से भी जो हॉक्स हैं पीटीआई के, उनको ज़रा पीछे रखा जाए और रीज़नेबल बात करने वालों को आगे लेकर बढ़ें और मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें। लेकिन वही 3-4 चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये मुज़ाकरात के बीच में रुकावटें यही हैं, जिसका 9 मई के वाक़यात हैं और ये सारी चीज़ें जिस पर कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे। बिल्कुल ऐसे ही है और बहुत ज़रूरी है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम संजीदगी से ये दोनों पार्टीज मिल के बैठें और इस पर डायलॉग। जी, दूसरी हमारी टॉप स्टोरी है कि मौलाना मदारिस बिल पर गुस्सा उनका बरकरार है और अभी भी वो गुस्से में दिखाई देते हैं। ऐवान सदर जिम्मेदार करार दिया गया उनकी तरफ से, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जब सब कुछ सारे मामलात हो गए तो उस दस्तखत क्यों नहीं हुए मदारिस बिल पर। DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत का रवैया ना बदला तो अवाम की तरफ जाएंगे और हमारा दावा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका है। किसी भी बिल पर सदर आईनी मुद्दत के अंदर दस्तखत न करें तो खुद ब खुद वो कानून बन जाता है। और हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। समझ नहीं आ रही कि मामले को उलझाने वालों का इसमें क्या फ़ायदा है। बिल की तैयारी में नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे, तो मौलाना का वही मौक़िफ़ अपनी जगह मौजूद है कि उनको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों रोके जा रहे हैं मामलात और क्या वजह है कि ये रुकावट आई हुई है। तो ये दूसरी हमारी टॉप स्टोरी। तीसरी टॉप स्टोरी ये है कि शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए हैं। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल और दीगर हुकूमती नुमाइंदों ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया उनका और कहा कि शहबाज शरीफ ने लबनान के वज़ीर आज़म से पाकिस्तानियों की वापसी की बात की थी। कोई पाकिस्तानी अगर कहीं भी दुनिया में फंसा है तो रियासत उसके साथ होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी शहरियों की वापसी यकीनी बनाने पर मुतल्लिक़ा हुक्काम को खिराज तहसीन पेश किया है। तो ये बखैरियत
वापस आ गए हैं पाकिस्तानी हुकूमत ने वापस आ गए। बहुत इस पे कोशिश Efforts की है और एफर्ट्स की हैं, इस मामले को काफ़ी संजीदगी से लिया है और हम वतनों को वापस लेकर आए हैं। बिल्कुल जी, अब थोड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ चले। इलॉन मस्क $400 बिलियन के मालिक बनने वाले पहले शख्स बन गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के शेयर्स, आई एम सॉरी, जब तक प्राइस में इजाफे के बायस प्राइसेस में इजाफे के बायस वेल्थ में $62.8 बिलियन का इजाफा हुआ, जिसके बाद वो अब $447 बिलियन के मालिक बन गए। इस साल इलॉन मस्क की दौलत में अब तक 218 बिलियन का इजाफा हुआ है। ओह माय गॉड ज़ुहैब, ये कौन लोग हैं? ये इसी दुनिया के लोग हैं और मेहनत की है इन लोगों ने, उसके बाद ये। बट इलॉन मस्क का वैसे ये एक कमेंडेबल बात है कि उनकी जो अप्रोच है और जितनी उनकी विल पावर है, इट्स कमेंडेबल एंड इट्स क्वाइट इंस्पिरेशनल कि उनका सेंस ऑफ बिजनेस और सेंस ऑफ क्रिएटिविटी को उन्होंने जिस तरह बिजनेस बनाया है, दैट्स अमेजिंग जी। अब हम क्रिकेट की थोड़ी सी बात कर लें। गिलिस्पी रिजाइंड, आकिब जावेद रेड बॉल के भी कोच अपॉइंट हो गए हैं एज रेड बुल कोच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। पहली असाइनमेंट उनकी होगी। जेसन गिलिस्पी ने साउथ अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया था। वो अपने असिस्टेंट टिम नेल्सन के एग्रीमेंट में एक्सटेंशन ना होने पर नाराज थे। जेसन गिलिस्पी गैरी कर्स्टन के रिजाइन देने के बाद दोनों फॉर्मेट के हेड कोच बनाना वो खुद बनना चाहते थे। तो इसलिए अब हमने देखा है कि काफी चीजें जो हैं वो प्रोग्रेस में आ गई, काफी लोग चेंज हो गए। वो है ना कि कंटिन्यूटी, अब आप कोचेस बदल जाते हैं, कोई रिजाइन कर देता है। एक तसलसल के साथ अगर आपने जो भी पॉलिसीज बनाई हैं या फिर बेहतरी की तरफ आप जा रहे हैं तो उसमें तसलसल बहुत जरूरी है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नजर नहीं आ रहा है कि एकदम से कोई रिजाइन कर देता है, सीरीज सामने है, आपने अभी वनडेज खेलने हैं, T20 खेलने हैं, पता चलता है कि रेड बॉल के कोच ने रिजाइन कर दिया है, फिर एडहॉक बेसिस पर कोई कोच आप लगाते हैं। तो इससे और देखिए ना ज़ुहैब, जो जितने हम स्पोर्ट्स एक्सपर्टीज से बात कर रहे हैं, स्पेशली बाहर के मुमालिक के, उनका पर्सपेक्टिव नजर आता है कि एक्चुअली वो कैसे देखते हैं। और जैसे हमें उन्होंने भी पहले बोला कि कंसिस्टेंसी, जैसे आप बोल रहे हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अब चैंपियंस ट्रॉफी पे, चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात करें और जब तक चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल नहीं होगा हम इसकी बात करते रहेंगे। अभी बिल्कुल, क्योंकि सब ये सुनना भी चाहते हैं। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। ICC, BCCI और मोहसिन नकवी के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पर फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और BCCI को करना है। चैंपियंस ट्रॉफी पर अभी तक तातुल बरकरार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने उसूली मौक़िफ़ पर ये बताया जा रहा है कि डटा हुआ है। और अब देखना यह है कि अच्छा, कल मैं एक खबर पढ़ रहा था, भारत से भी एक खबर आई थी कि ICC का ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है, इसको T20 में तब्दील करना चाह रहे हैं। यानी वनडे से T20। तो ये खबर क्या है, इसमें से कितनी सदाकत है? भारत से हमें सीनियर सहाफी मनोज जोशी ने ज्वाइन किया है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पाकिस्तान से याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो में। मनोज, एक तो चैंपियंस ट्रॉफी से अपडेट क्या है कल से अब तक की, और इस पर भी हम बात करेंगे कि ये क्या कोई नई तजवीज आई है जिस पर गौर किया भी जा रहा है कि इसको T20 इवेंट में तब्दील कर दिया जाए? फरमाइए। देखिए जी, एक तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने डिमांड की है कि भाई एक तो वैसे बड़ा नुकसान होने की संभावना लग रही है, पोस्टपोन होने की बातें चल रही हैं और कोई ज्यादा इसको गंभीरता से ले नहीं रहा, और अगर गंभीरता से लेते तो शायद जो ICC के चेयरमैन है वो इस समय ब्रिस्बेन गाबा में ना गए होते, और वो 2032 के ओलंपिक की चिंता कर रहे हैं। और साथ में BCCI के जो अध्यक्ष हैं, जो मेन पार्टी है BCCI, ICC, PCB, और BCCI के जो सेक्रेटरी हैं, जो कार्यवाहक जिसे कहते हैं एक्टिंग सेक्रेटरी, वो भी यहाँ नहीं है, वो भी ब्रिस्बेन गए हुए हैं। तो उसकी मीटिंग उनको अटेंड करनी है। तो अब जब कोई गंभीरता से नहीं ले रहा तो वहां ऐसी स्थिति में स्टेक होल्डर्स को भी चिंताएं उनकी बढ़ना बहुत लाजमी है, जो पैसा लगा रहे हैं। उनका कहना है कि भाई T20 वर्ल्ड कप की तर्ज पर T20 फॉर्मेट में अगर इसको आप आयोजित करेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे परिणाम आएंगे, ज्यादा अच्छे स्पॉन्सर्स आएंगे। और हालांकि ये बहुत देर में उठाया गया, वो उठाई गई मांग है उनकी। अगर मांग ऐसी उठानी होती तो मेरा व्यक्तिगत सोच है मेरी कि इसको पहले करना चाहिए था। अब आप देखिए, रोहित शर्मा नहीं होंगे, विराट कोहली नहीं होंगे T20 क्रिकेट में, वो ऐसे रिटायरमेंट ले चुके हैं।
तो जो इंडियन पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्पॉन्सर्स को इंडिया क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, तो उनको जब रोहित विराट नहीं दिखेंगे तो कोई मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन क्योंकि अब आज के समय में जितने भी मैचेस हो रहे हैं, वनडे क्रिकेट के मैचेस में जो लोगों की दिलचस्पी बहुत ज्यादा कम हो गई है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज देखिए आप, जो टीम पहले खेल रही है वो पूरे 50 ओवर नहीं खेल पा रही। तो अगर जब इसका मतलब है कि वो T20 का जो क्रिकेट है उसका रोमांच इस कदर उनके ऊपर हावी है कि वो अब जो है टिकना ही भूल गए हैं। अब जब उनमें रोमांच नहीं है तो फिर पब्लिक में क्या रोमांच आएगा, स्पॉन्सर्स में क्या रोमांच आएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये मांग इसीलिए उठाई गई है, और जो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि बहुत देर कर दी। अगर करना ही होता इसको तो बहुत आइडियल था, लेकिन थोड़ा पहले किया जाता। बिल्कुल। या ये बताइए कि ये तो ऊंट किस करवट बैठ रहा है हमें नहीं समझ आ रही, लेकिन अगर इसको भी T20 में कन्वर्ट कर दिया जाए तो अगले मैच भी जो हमारा है T20 वर्ल्ड कप है, वो फॉर्मेट ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है? देखिए सरवत, आपको और ज़ुहैब आपको अस्सलाम वालेकुम। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट है, ये लास्ट टाइम 2017 में हुआ था जब पाकिस्तान चैंपियन बना था ओवल के मैदान पर भारत को शिकस्त देकर। और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये तय कर लिया था कि नहीं जी, ये चैंपियंस ट्रॉफी अब दोबारा मुनक्किद नहीं होगी। हमारे लिए पैसा कमाने का एक बेहतरीन जरिया T20 क्रिकेट है। उसके अलावा 50 ओवर का वर्ल्ड कप हर 4 साल के बाद होता है। और फिर आपने देखा कि 2021 और 2022 दो ऐसे साल थे जब T20 वर्ल्ड कप 2 मुसलसल साल मुनक्किद हुआ, पहले दुबई, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपनी गर्दन घुमाई, सोच को थोड़ा सा टटोला, और उसके बाद वो इस नतीजे में पहुंचे, नहीं जी, हमें पैसा कमाने का, रेवेन्यू बनाने का एक मौका है, तो हम चैंपियंस ट्रॉफी जिसको मिनी वर्ल्ड कप कहते हैं उसको दोबारा रिज्यूम करते हैं 2017 के बाद। ये कुछ लगभग 7 साल के बाद मुनक्किद होने जा रही है। अब मसला यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान का जो मौकिफ है वो अपनी जगह मौजूद है, और भारत में जो लोग क्रिकेट को समझते हैं, जानते हैं, वो भी ये बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं जी, भारत ज्यादती कर रहा है, पाकिस्तान अपनी जगह ठीक है। जब भी पाकिस्तान को भारत खेलने के लिए बुलाया जाता है, पाकिस्तान जाता है। अब जो भी सूरत हाल है पाकिस्तान के स्टांस के हवाले से, बिल्कुल $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका कि जी चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी। तो मैं वेरी फर्स्ट डे से आपको कह रहा हूं, अब आज के राइट नाउ, आज के दिन को लेकर जो 13 दिसंबर 2024 है, 69 डेज बाकी रह गए चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो मेरा तो अब भी इस बात पर बड़ा फर्म बिलीव है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान मेजबान होगा, लेकिन शायद पाकिस्तान इंडिया का मैच पाकिस्तान में नहीं होगा, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा। ये टूर्नामेंट में भारत अपने मैचेस जो है वो बाहर खेलेगा। फिर पाकिस्तान ने जो फॉर्मूला रखा है कि अगर इस बार चैंपियंस ट्रॉफी इस फॉर्मूला के मुताबिक होती है तो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है जो भारत और श्रीलंका ने होस्ट करना है, फिर हमारे लिए भी ये आसानियां होनी चाहिए। जहां तक जय शाह की बात है कि वो ब्रिस्बेन चले गए हैं भारत ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देखने के लिए, तो बात दरअसल ये है कि कुछ चीजें जो है ना वो पहले से तयशुदा होती हैं। आपकी आइटनरी, वो पहले BCCI के सेक्रेटरी थे, अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को देख रहे हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी जय शाह की कुर्सी उसी वक्त मजबूत रहेगी, जय शाह जो हैं उसी वक्त फैसले कर सकेंगे जब चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड T20, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हो सकेगा। तब तो किटी में पैसे होंगे ICC की, अदरवाइज ICC की कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो जय शाह जो एक बड़े पावरफुल पर्सनालिटी है इंडिया में, जो सेक्रेटरी की हैसियत से, कम उम्र सेक्रेटरी की हैसियत से चीजों को रन कर रहे थे, वो ICC में कुछ सोच समझ कर ही आए होंगे, उनको भी इस चीज का इदराक है। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी बातें अपनी जगह है, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी जब तक नहीं होगी, आप पत्थर उठाएंगे, आपको ये बात सुनने मिलेगी कि T10 में इसको तब्दील कर दिया जाए, T20 में इसको तब्दील कर दिया जाए। ये सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी। और चैंपियंस ट्रॉफी लोग ये समझ रहे हैं कि जी 69 डेज रह गए तो कमर्शियल कैसे आएंगे, इस टूर्नामेंट की तशहीर कैसी होगी। आई डोंट थिंक सो कि ये सारे मामला होंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच जिस दिन तय हो जाएगा ना, आप देखिएगा कि बॉक्स जिस दिन मामला बिल्कुल तय हो जाएगा उस दिन बिल्कुल वलीमा वगैरह और उसकी हम तकरीबात का जो है नकाद भी करेंगे। अच्छा मनोज, आप कहिएगा, ये तो याया तो कह रहे हैं भाई फर्म है, और बहुत जब से हमारे शो पे आ रहे हैं वो कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान में होगी, और पाक भारत मैच कहीं और होगा। यहाँ तक तो बात वैसे भी सब समझते ही है ना, लेकिन आगे की बात जो पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ रख रहा है या डिमांड कर रहा है, वो भारत के लिए मानना आसान होगा या भारत मानेगा या नहीं? देखिए, भारत ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं, साफ कर दिया है बिल्कुल कि उनके ऊपर एक दबाव है
क्योंकि जो जैसा अभी याया जी भी बता रहे थे कि जो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है और उसमें जो है कोलंबो, भारत ने तो कह दिया कि अपने लीग मैच आपको हमारा को होस्ट जो है श्रीलंका है, आपको पर्टिकल में खेलना है, आपको कैंडी में खेलना है, आपको दाम्बुला में खेलना है, कोलंबो जहां खेलना है आप वहां खेलिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत आ रही है नॉकआउट को लेकर, क्योंकि वो भारत जो है पाकिस्तान से खेलने के लिए कोलंबो या दाम्बुला नहीं जाएगा। उसकी वजह क्या है? ये कोई जिद नहीं है कोई, इसमें दरअसल जो टेरिटरी बेस्ड राइट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये जो ब्रॉडकास्टर है उसकी ये डिमांड है, तो उसको फुलफिल तो देखो हमें ही करना है ना, हमको मिल बैठ के ही उसको सुलझाना है, आईसीसी को सुलझाना है इस पूरे मामले में। तो अब अगर नॉकआउट, मैं तो कहता हूँ 28 साल बाद आपको स्पॉन्सर ये मेजबानी मिली है, उसका सम्मान कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, और जो आपकी अगली जनरेशन है वो भी इसका लुत्फ उठाए, वो भी इसका फायदा उठाए कि भाई, और इतना नहीं, देखिए 28 साल पहले आप को होस्ट थे, आप फुल फ्लैज होस्ट नहीं थे, आपके साथ में श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान सब तीनों मिलकर इसको करा रहे थे। लेकिन अब पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आईसीसी का टूर्नामेंट इंडिपेंडेंटली अकेले दम पर पाकिस्तान करवा रहा है। ये बहुत फक्र की बात होनी चाहिए, अगली जनरेशन के लिए बहुत फक्र की बात होनी चाहिए। और रही बात गिले शिकवे की और जो आपको कोई भी नाराजगी है, तो मैं समझता हूँ कि आईसीसी की मीटिंग होगी अगली, उसमें आप बीसीसीआई की शिकायत कीजिए। देखिए मनोज, ये तो हमने अर्न किया है ना, आपको एशिया कप याद होगा, याया आप बताए ना एशिया कप में कितना हमने सेक्रीफाइस किया, पूरा टूर्नामेंट हमारे हाथ से चला गया, 3 सिर्फ मैचेस हुए, वो भी नीदरलैंड के इधर उधर। उसके बाद हमने ये ऐसी सिचुएशन बनी कि उन्होंने कहा अच्छा जी आईसीसी इवेंट फिर आपको ये दे देते हैं, तो ये तो हमने अर्न किया है। वो इस तरह मनोज कुछ बात कर रहे हैं, लग रहा है कि जैसे ये बहुत है जो कुछ आपको मिल रहा है, आप इस पे शुक्र करें, जैसे हम अभी टेस्ट खेल रहे हैं। जनाब आप ये क्यों भूल रहे हैं, मैं अपनी बात फिनिश कर लूं, ये पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है, उसका फायदा उठाना चाहिए। अगर मान लीजिए अब आप आईसीसी जो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे तो फिर होगा क्या? जो आपको इंडियन रुपीज में 290, हम यही कह रहे हैं ना, फिर हमें पूरा मौका देना, हम यही कह रहे हैं कि पहली बार मौका मिल रहा है तो पूरा मौका देना। जब हम होस्ट कर रहे हैं और सारी टीम्स आ रही हैं तो हमें पूरा मौका दें, पूरा इख्तियार दें। आया क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मनोज की जो बात है वो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है, और आप अर्न करने की बात कर रहे हैं, तो देखिए हमने रिस्पेक्ट अर्न की है, हमने लोगों के दिल जीते हैं भारत में, उनको इस बात का इदराक हुआ है। जिस तरह मनोज अभी बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि आपको एक फुल फ्लैश टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है, लेकिन हमको कोई भीख में नहीं मिली है, हमको कोई जो है वो इस तरह नहीं मिली कि उन्होंने कहा कि जी आप ले लीजिए। हमने सारे बॉक्सेस को टिक किया है तभी मिली है। इंग्लैंड हमारे पास आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया हमारे पास आ रहा है, जनूबी अफ्रीका हमारे पास आ रहा है, न्यूजीलैंड साल में 2-2 मरतबा हमारे पास आकर खेल रहा है। तो दुनिया का एतमाद हमने जीता है, हमने लोगों को ये बताया है कि हमारा मुल्क जो है वो साउंड एंड सिक्योर है। आपको होस्ट करने के हवाले से आईपीएल एक बड़ी लीग है, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग ने भी दुनिया में अपने कदम जमाए हैं। 10 साल की ये लीग हो जाएगी अगले साल जब ये टूर्नामेंट मुनक्किद होगा, और लोगों ने पाकिस्तान के मौकिफ की तायद की है कि जी अगर बाकी टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए आ रही हैं तो भारत क्यों नहीं खेलने के लिए आ रहा। अब मौजू ये रह जाता है कि भारत अगर अपने मौकिफ पर डटा हुआ है कि जी आप पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेंगे, तो फिर चले ठीक है, हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेते हैं ना हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, जिसको हम एक दूसरा नाम दे रहे हैं, तो फिर मुस्तकबिल में भी इस बात को तय कर लेते हैं, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी नहीं आएंगे। फिर इस बात की आप जिद क्यों लगा रहे हैं कि जी हम जब किसी टूर्नामेंट को होस्ट करेंगे तो हमारे मैच तो हम अपने ही मुल्क में खेलेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो। तो भाई फिर हमने क्या कसूर किया है, हमने क्या जो है वो जुल्म कर दिया है कि जब हमारी बारी आए तो आप जी जुल्म की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो टिट फॉर टैट वाली बात हो रही है कि यहाँ हम नहीं आ रहे तो आप इसके पीछे कुछ कारण होंगे। अब मैं उन पॉलिटिकल कारणों में नहीं जाना चाहता, अगर हम नहीं जा रहे क्योंकि हमने कोई नया काम नहीं किया है, हम तो 2009 के बाद से पाकिस्तान जा ही नहीं रहे हैं, नया काम तो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। हमने गलत कर दिया ना, हमने क्रिकेट की बेहतरी के लिए गलत कर दिया मनोज जी, हमने गलत कर दिया वाकई। अब हमें ये समझ आ रही है कि हमने जो क्रिकेट की बहाली के लिए, बेहतरी के लिए और फैंस के लिए जो काम हमने किया, अपनी स्पेस को थोड़ा सा दिया, वो गलत काम था। या ऐसा ही है ना फिर तो? देखिए मनोज, ये जो बात बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि हमने तो कुछ नया नहीं किया, टिट फॉर टैट आपकी तरफ से हो रहा है। हम कहाँ कर रहे हैं सर, हम तो हमेशा, या आप रिस्पॉन्ड करें जरा मनोज भाई को। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, अगर मनोज ये बात कर रहे हैं कि आखिरी मर्तबा भारत की टीम 2008 में MS धोनी की क़यादत में एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आई थी,
और फाइनल में उनको श्रीलंका के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा था और लगभग कुछ 16 साल हो चुके हैं उसके बाद भारत पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए 2012-13 में भारत गया, 2016 में भारत गया, 2023 में भारत खेलने के लिए गया। तो अगर मनोज जी ये बात कर रहे हैं टीट फॉर टैट की, तो टीट फॉर टैट का मतलब तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, सिर्फ एक तरफ से क्यों हो रहा है? अगर भारत को ये चीज अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर आप हमारे पास नहीं आ रहे तो फिर आप इस बात पर क्यों उतावले हो रहे हैं, आप इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं कि फिर आप हमारे को ये कहें कि हम आपके पास आकर खेलें? या हमारे खिलाड़ियों की कोई सिक्योरिटी नहीं है? अगर आप कहते हैं कि आपके खिलाड़ियों की सिक्योरिटी है, आपको खदशा है, हम आपके पास अपने खिलाड़ियों को नहीं भेज रहे, तो फिर हमारा भी यही मौकिफ होना चाहिए, फिर आप भी हमारे इस मौकिफ को तस्लीम कीजिए। हम तो इन 16 सालों में जब भी आपने हरी झंडी दिखाई है, हम तो दामे दरमे सुखने आपके पास खेलने के लिए आए हैं। अगर आप टीट फॉर टैट कहते हैं तो फिर इस टीट फॉर टैट को दोनों तरफ रखिए ना, आपकी बारी आए तो आप अच्छे रहे हैं जी, हालात खराब नहीं रहे हैं, यहाँ पर हालात अच्छे रहे इसलिए आप आते रहे हैं, और सरकार का फैसला है कि वहाँ हालात ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं जाते। अब मुद्दा दूसरा ये है कि देखिए इस बात का सम्मान हमें करना होगा। देखिए विद ड्यू रिगार्ड्स टू यू और आईसीसी, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप आईसीसी की छत्र छाया में किसी टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं तो आपको आईसीसी की शर्तें माननी पड़ेंगी, आपको ब्रॉडकास्टर की शर्तें माननी पड़ेंगी। अगर आपको शर्तें ही नहीं माननी और आप अपने उस पर चल रहे हैं, लेकिन मनोज जी ये शर्तें तो आपके ऊपर भी लागू है ना, कि आप लोग भी माने जब पाकिस्तान में आने की दावत हम दे रहे हैं तो उस वक्त भी आईसीसी की क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, या ब्रॉडकास्टर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे? आप पाकिस्तान में आने के लिए ये सारी चीजें सोच रहे हैं अपने लिए, लेकिन जब हम इंडिया आने की बात करते हैं तो आप ये सारी बात मोहतरमा मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ कि आईसीसी की जो क्लॉज है उसके हिसाब से ही हम लोग नहीं है। उसमें साफ तौर पर उस क्लॉज में लिखा हुआ है कि अगर कोई सुरक्षा संबंधी कोई कारण नजर आता है तो आप अपनी शंका से उनको अवगत करा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और उस पर उसमें विचार भी किया जाता है। और अब देखिए हाइब्रिड मॉडल पर आप एक कदम हटे, हम एक कदम हटे। अब मामला टेरिटरी बेस्ड राइट्स का है। अगर वो ब्रॉडकास्टर की शर्त है कि भाई हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही आपको फाइनल जो है 2026 का T20 वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं, गेट मनी ज्यादा आएगी, 1,32,000 की उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, कोलंबो की कैपेसिटी मुश्किल से 33-34 हजार है। तो अब देखिए ब्रॉडकास्टर के हिसाब से चलना पड़ेगा, आईसीसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है कि हम आपस में तय कर लें कि भाई इसमें ये नियम होंगे। जो नियम है देखो वो तो मानने पड़ेंगे ना। मनोज जी बायलैटरल तो बहुत दूर की बात है, ये टूर्नामेंट में आप नहीं आ रहे जी। आया फाइनल कमेंट क्या है भाई आईसीसी चैंपियंस? मनोज जी ने जो बात की मैं उसका बड़े तामुल के साथ जवाब दे देता हूँ। मैंने उनकी बात बड़े तामुल से सुनी, तो अब उनको भी हमारी बात सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ब्रॉडकास्टर की शराइत को आपको मानना चाहिए। बिल्कुल मान लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। भारत भी मान लेना 2026 में, भारत को क्या मसला है? वो कह दे जी ठीक है, पाकिस्तान का भी तो नुकसान हो रहा है ना, पाकिस्तान भी तो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ना। आप जो कह रहे हैं टेरिटोरियल मसला है, तो भाई चलें यहीं से लाइन खींच देते हैं, 2025 के बाद ही लाइन खींच देते हैं कि भाई 2025 के बाद अगर आप हमारे पास नहीं आ रहे तो फिर हम भी नहीं आएंगे। आप कह रहे हैं कि जी हमें मसला है, तो भाई ये जो बाकी टीमें आ रही हैं पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, अभी आपने खुद ही खुलासा किया इस बात का कि आपको फखर करना चाहिए। बिल्कुल हमें फखर है अपनी मेजबानी के ऊपर, अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहे हैं। तो भाई फिर बाकी टीमें आ रही हैं तो फिर आप भी आ जाइए। अगर आप नहीं आते तो फिर 2026 में हमारी भी उम्मीद मत कीजिए। फिर ये तो चैंपियंस ट्रॉफी की होस्ट नेशन के हवाले से 1,17,000 का जो क्राउड है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उससे फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए ब्रॉडकास्टर को। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये शर्त रख रहा है जिसकी ना कोई हैसियत है ना उनकी कोई औकात है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच के साथ यहाँ पर मौजूद है कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो आईसीसी के लिए औकात शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। इंडिया जो है ना, अगर इंडिया इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान के साथ खेलेगा तभी तो रेवेन्यू जनरेट होगा ना भाईजान। फिर अगर इंडिया यहाँ पर लाइन खींच रहा है तो पाकिस्तान की सिंपल लाइन है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप में हम अपने मैच खेलेंगे श्रीलंका में, हम सेमीफाइनल खेलेंगे श्रीलंका में। अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो पाकिस्तान भारत नहीं जाए। जी मनोज कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, यही पेच यही फंसा हुआ है। जो आपने अंतिम वाक्य कहा है ना, लास्ट जो सेंटेंस का है, उसी पे पेच फंसा हुआ है और उसी में अब जो है गेंद पीसीबी के कोर्ट में है और पीसीबी को अपनी सियासत से अनुमति लेनी है और वहां इसीलिए जो है शेड्यूल भी नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी का। मुझे लगता है अगर वहां से कुछ समाधान हो जाता है, ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी और हम लोग ईश्वर ने चाहा तो हम सेमीफाइनल या फाइनल में हम जो है मनोज जी आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है, कुछ रिटन में नहीं आया अभी तक?
देखिए जी, रिटर्न में अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब संबंधों की यहाँ पर बात है, अब 2011 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, बांग्लादेश हमारा होस्ट था और हम बांग्लादेश से खेलने के लिए ढाका गए थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई रिजिडनेस है हमारे अंदर या हम वहां नहीं जाएंगे। ये सारी चीजें देखिए, लिखित में देने का मतलब एक दूसरा कारण ये भी होता है कि आप लिखित तौर पर देने में ये आप अपने दुनिया को दिखाते हैं कि हमारा कंट्री जो है सेफ नहीं है, और जबकि आज तक कोई इस तरह की शिकायत या उंगली भारत पर उठी ही नहीं। मनोज भाई, अब ये तो हमारा सिलसिला भी जारी रहेगा। जी, जी। हमारा सिलसिला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर हम बात करते ही रहेंगे अपने शोज पर। बहुत शुक्रिया आपने हमें भारत से ज्वाइन किया, और बहुत शुक्रिया याया ने हमें ज्वाइन किया, और वो भी इसकी पॉसिबिलिटीज पर ही बात करते हैं। एक ब्रेक लेना हमने, एक ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे जर्नी ऑफ आवर ओवरसीज पाकिस्तानी। जी, तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से तो दूर हैं और दिल उनके पाकिस्तान, दिल इस साइड ही, दिल उनके पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ आज ज्वाइन किया है मुनज़्ज़ा चौधरी ने, सेल्स एक्सपर्ट हैं और इनका ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से भी रहा है। तो इनसे बात करते हैं कि इनकी जर्नी का क्या हिस्सा आज वो हमारे साथ शेयर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप दुबई में होती हैं और दुबई से हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो ये बताइए, एज एन एक्सपर्ट इन सेल्स एंड मार्केटिंग, इस शोबे में, इस सेक्टर में पाकिस्तानियों के लिए कितना स्कोप नज़र आता है आपको दुबई में? Thank you so much, Sarvat, for this opportunity, and thank you so much 365 for inviting me on this channel. And बेसिकली हर फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट हैं और आप अपने आप को समझते हैं कि दैट्स योर पैशन, जिस चीज़ में आपका पैशन आपके साथ मिल जाता है, तो आप एक्सपर्टीज को खुद ही अबूर हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और आई बिलीव कि जैसे आप पैशन को फॉलो करेंगे उसी तरह ही आप ग्रूम ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। आपको कोई फोर्सफुली नहीं कह रहा होता कि आपने ये करना है करना है। क्या स्कोप देखती है पाकिस्तानियों के लिए मुनज़्ज़ा इन द सेक्टर दैट यू आर इन? पाकिस्तानियों के लिए स्कोप सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ इन दुबई, इन यूएई, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ इसी से रिलेटेड है। मार्केटिंग इज़ नेवर ओल्ड स्कूल, सो पाकिस्तानी ऑलरेडी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। हमारे में इतने स्कोप हैं कि हम हर चीज़ में, हर सेक्टर के अंदर अबूर हासिल करते हैं। और रियल एस्टेट में बड़ा बूम है वहाँ पर। पाकिस्तानियों को क्या मशवरा देंगी? बहुत से पाकिस्तानी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारे साथ जो गेस्ट आए थे वो बता रहे थे कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप क्या कहेंगी? रियल एस्टेट मार्केट इज बूमिंग, यू गैस, बिकॉज दुबई इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं रियल एस्टेट में, क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्ग करेंसी है। जब भी कोई इन्वेस्ट करता है स्ट्रॉन्ग करेंसी के अंदर तो उसको एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलता है। दूसरा, दुबई के अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन और कैपिटल सिक्योरेंस है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट हमें वहाँ पे सिक्योरिटी देता है कि आपकी हर चीज जो है वो सिक्योर रहेगी, और कोई भी स्कैम नहीं होगा आपके साथ। तो इन टर्म्स में लोग बड़े मुनज़्ज़ा, ये भी बताइए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपका हिस्सा क्या रहा और पाकिस्तान में आपने क्या पार्टिसिपेशन की है इन दिस इंडस्ट्री? एंटरटेनमेंट में अगर बात करें तो मैंने काफ़ी सारे मीडिया कवरेजेस किए हैं, और वो भी ये कि पाकिस्तानी काफ़ी सारी गैदरिंग्स, लाइक हमारी हॉलीवुड की, बॉलीवुड की गैदरिंग्स, इन सब में मेरा पार्टिसिपेशन रहा है। और क्रिकेट से रिलेटेड काफ़ी रहा है। वहाँ पर एक परफेक्ट प्रीमियर लीग होती है जो कि लोकल बेस्ड है बट पाकिस्तानी है, और वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। इस वक्त तो चैंपियंस ट्रॉफी की बड़ी कशमकश हो रही है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस पर नजर रख रही हैं आप? इंडियंस क्या कहते हैं वहाँ यूएई में? जो इंडियंस हैं वो क्या कह रहे हैं? इंडियंस ऑलवेज सेइंग दैट वी आर गोना रॉक। नहीं, मतलब वो पाकिस्तान आने के बारे में क्या कह रहे हैं? आना चाहिए ना पाकिस्तान इंडिया को। इंडियन कम्युनिटी में जो सिख कम्युनिटी है, दे आर ईगरली वेटिंग फॉर देयर वीजास एंड एवरीथिंग, सो दे कैन विजिट पाकिस्तान, दे can visit Guru Nanak, yes, and they can visit this temple that we have recently बिल्कुल, वो तो आते ही रहते हैं और काफी ज्यादा। अच्छा, आप खवातीन को एम्पावर करने की भी बात, खवातीन विमेन एम्पावरमेंट की भी आप बहुत बात करती हैं, वहाँ काम करती हैं, इस सिलसिले में कुछ बताइए।
मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि औरत कभी भी कमज़ोर नहीं है. हमारे माशरे में औरत को कमज़ोर जाना जाता है, लेकिन हमें ये मोटो चेंज करना है और ये मैसेज हमें अपने आप से देना स्टार्ट करना चाहिए कि औरत एक मिसाल आप है. वो एक माँ भी है, वो एक बेटी भी है और वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है जिसने हर चीज़ से अकेले लड़ना सीखा है. और ऐसी चीज़ में वुमेन और वो मुनज़्ज़ा की तरह सेल्स एक्सपर्ट भी है और मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से हैंडल करती है. जबरदस्त मुनज़्ज़ा, थैंक यू और सो सरवत मच की फॉर तरह अच्छी जॉइनिंग एंकर भी है. थैंक यू सो मच फॉर Thank you so जॉइनिंग अस एंड वी विश द बेस्ट. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ज़ुहैब, लेकिन ब्रेक के बाद हमारा काफी जैम पैक्ड शो है. मौसम की सूरत हाल भी हमने बता दी. जी, तो कहीं मत जाइएगा, हम वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद. जी वेलकम बैक नाजरीन. अब आपको हम बताते चलें कि जी नोबेल प्राइज मिला है. बिल्कुल, सुपर पाकिस्तानी कंप्यूटिंग. प्रोफेसर समेत रिसर्चर की टीम ने सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम जीत लिया है. लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर खालिद क्लाइमेट मॉडलिंग में उन्होंने ये गोल्डन बेल प्राइज हासिल किया है और पाकिस्तानी बन गए, पहले पाकिस्तानी बन गए. ये पाकिस्तानी रिसर्चर समेत पूरी टीम को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक प्रोजेक्ट तैयार करने पर सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम दिया गया है. तो ये जनाब ज़बरदस्त अचीवमेंट रही है, शानदार कामयाबियां हैं और मौसमियाती बहरान से निमटने के लिए जदीद मुतवाज़ी कंप्यूटिंग की शराकत का एक सालाना ये अवार्ड है जो उनको दिया गया है. इस अवार्ड को सुपर कंप्यूटिंग की दुनिया का नोबेल इनाम भी कहा जाता है. तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जुबैर खालिद ने. बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर, आपने हमें वक्त दिया. कितनी बड़ी अचीवमेंट इसको कहा जाएगा और वैसे ही अगर देखा जाए जिस चीज़ के लिए मिला है, पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक बात हो रही है, रास्ते तलाश करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह इससे बचा जाए, फरमाइए. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you Zuhaib and Sarwat for your kind words. Thank you. And thank you for inviting me. I am deeply humbled to get this award for Pakistan, and I'm glad that I could represent LUMS and Pakistan for this award. आपने जैसे मेंशन किया, ये एक क्लाइमेट मॉडलिंग के ऊपर अवार्ड है. सो दिस इज़ गॉर्डन बेल प्राइज, जिसको हम सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल भी कहते हैं. So it's a very prestigious award. It has been around for last 37 years. और हर साल ये एक लोगों को दिया जाता है, एक टीम को दिया जाता है. So we had a team of around 12 people and we worked on the project that focused on climate modeling. राइट. डॉक्टर जुबैर, आपकी रिसर्च, आपकी प्रेजेंटेशन का अगर एक क्रक्स आप हमें बताएं क्लाइमेट चेंज पे जो किया है, उसका कुछ बताइए. जी, थैंक यू सरवत फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चन. आई कैन गिव यू बैकग्राउंड कि हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट क्यों किया और इसकी ज़रूरत क्या है. We all know that climate change is an existential threat, और पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी मोस्ट वनरेबल कंट्रीज की लिस्ट के अंदर है जी. और क्लाइमेट चेंज को एनालाइज करने के लिए क्लाइमेट डेटा की बहुत अहमियत होती है. जो क्लाइमेट डेटा है ये नॉर्मली जनरेट होता है सिमुलेशंस के थ्रू. सो हम सिमुलेशंस रन करते हैं जो कि फंडामेंटल इक्वेशंस हैं फिजिक्स की, उनके ज़रिए हम क्लाइमेट डेटा जनरेट करते हैं और उस डेटा को यूज़ करते हुए हम क्लाइमेट प्रोजेक्शंस को, क्लाइमेट फोरकास्ट को, क्लाइमेट की प्रेडिक्शंस को हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं. तो क्लाइमेट डेटा की बहुत अहमियत है, लेकिन क्लाइमेट डेटा जो है एक तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूट पावर चाहिए आपको जनरेट करने के लिए, और जब जनरेट हो जाए तो उसको स्टोर करने के लिए भी यू नीड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज. हमने कहा कि हम इन दोनों मसले को हम कैसे हल कर सकते हैं. हमने एक एक्सा स्केल क्लाइमेट एमुलेटर बनाया है जो कि हाई रेजोल्यूशन क्लाइमेट डेटा जनरेट करता है, और ये डेटा जो है ये स्टैटिस्टिकली कंसिस्टेंट होता है क्लाइमेट सिमुलेशन डेटा के थ्रू. राइट. और ये भी बताइए कि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा फायदेमंद कैसे होगा ये, आपको फ्यूचर में कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और उनके लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं. इस हेड में बड़ा इंपॉर्टेंट होगी ये बात, इस पर जरा रोशनी डालिए. जी, थैंक यू सोहेब. जो क्लाइमेट डेटा की अहमियत है ना, वो उसका एक सोशल इम्पैक्ट भी है और उसका एक इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी है. मिसाल के तौर पे अगर हम क्लाइमेट की वेरिएबिलिटी को बेहतर तरीके से जान सकें, क्लाइमेट की प्रेडिक्शन हम बेहतर तरीके से कर सकें,
تو ہم اپنی جو ایگریکلچر ہے اس کو ہم انہینس کر سکتے ہیں. سو ہم بتا سکتے ہیں کہ کون سے علاقے میں کون سی فصل زیادہ موزوں ہیں, کس موسم میں زیادہ موزوں ہیں. سو ہمارے پاس جو کنونشنل طریقے تھے, ہم پہلے فصل اگاتے تھے, کلائمیٹ ویریبلٹی کی وجہ سے ہمیں اس کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا. تو ہم جتنا بہتر انالائز کر سکیں, جتنی بہتر پروجیکشنز کر سکیں, ہم ان ویریبلٹی کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان تبدیلیوں کو ہم میٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ویل پریپیئرڈ ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر زبیر, کلائمیٹ فائنانس کی پاکستان بہت زیادہ بات کرتا ہے, بیکاز جو کنٹریز کاربن پروڈیوس کر رہی ہیں وہ تو دے آر پارٹ آف دا کلائمیٹ چینج اینڈ جو پولوشن وہ کریٹ کر رہے ہیں, بٹ آبویسلی جو اس کا ریپل افیکٹ ہے وہ چھوٹی کنٹریز لائک پاکستان کی طرف آتا ہے. تو کلائمیٹ فائنانس پہ کوئی بات ہوتی ہے, یا آپ کا جو ڈیٹا, یہ جو ریسرچ ہے, ڈز دیٹ ہیلپ کلائمیٹ پاکستان ٹو گیٹ کلائمیٹ فائنانس ان سم وے؟ جی, آئی تھنک جو کلائمیٹ ایکسٹریم ایونٹس کی وجہ سے ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے اس کی اکنامک کاسٹ ہے ایک. آئی تھنک سو اف وی کین ہیو اے گڈ ریزولوشن آف کلائمیٹ اینڈ ایٹماسفیرک افیکٹس, سو دین وی کین, ہم جو اس کی اسٹیمیشن ہے انفراسٹرکچر ڈیمیج کی یا اوور آل جو اکنامک امپیکٹ آتا ہے ڈفرینٹ ایکسٹریم ایونٹ سے, اسموگ سے, آپ کے پاس ایکسٹریم ہیٹ ویو سے, یا فلڈ سے, یا گلیشیئر میلٹنگ سے. So if we can estimate those the economic impact very accurately or close to accurate, right, I think جو climate finance ہے. بالکل, آپ نے اسموگ کی بات کی ہے, پھر آپ دیکھیں کہ جب کلائمیٹ چینج سے جب یہ یعنی کہ ایک بیلنس نہیں رہتا ہے تو پھر یا تو بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں یا ڈراؤٹ آ رہا ہے, زلزلے پھر اس سے جڑے ہوئے. تو یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان کس طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اور اگر ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں تو پلانٹیشن گو گرین کی اکثر مہم چلتی ہے اور کیمپینز چلتی ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں, سبزہ اگائیں, تو یہاں ترجیحات آپ کو نظر آ رہی ہیں حکومت کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے؟ Thank you, Zohaib. We are in contact with Punjab government and also with federal government. لیکن آپ نے بہت اچھا سوال کیا گرین اسپیسیز کے لیے. ایکچولی ہم ایک سینٹر رن کرتے ہیں لمس کے اندر جسے ہم کہتے ہیں سینٹر فار اربن انفارمیٹکس ٹیکنالوجی اینڈ پالیسی, سٹی ایٹ لمس. تو اس میں ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں جس میں ہم بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ نے درخت لگانے ہیں تو کون کون سی شہر میں جگہ موزوں ہیں جہاں آپ درخت لگائیں, جہاں پہ درخت لگانے سے آپ میکسیمم ریٹرن جو ہے یا میکسیمم جو کاربن انٹیک ہے درختوں سے آپ وہ اچیو کر سکتے ہیں. رائٹ. ابھی مریم نواز صاحبہ بھی چائنا گئی ہوئی ہیں, وہاں پہ بھی وہ یہی گرین اسپیسز کی بات کر رہی ہیں, کلائمیٹ چینج کی بات کر رہی ہیں, سولر کی بات کر رہی ہیں. ڈاکٹر زبیر, یہ بتائیے کہ فیوچر میں آپ پاکستان کا جو بھی یہ ڈیٹا کلیکشن ہے اس کو گلوبل لیول پر کہاں تک جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ہیلپ کر سکتا ہے گلوبلی؟ جی, آئی تھنک ہمیں سب سے پہلے تو کلائمیٹ جو ڈیٹا کی کلیکشن ہے اس کو ریلائبل کرنا پڑے گا. اگر ہمارے پاس آن گراؤنڈ سینسرز ہیں تو ویل ہیو ٹو میک شیور دا ڈیٹا وی آر گیٹنگ از ریلائبل. رائٹ. ایک تو ڈیٹا کا وہ سورس ہے, اور دوسرا ڈیٹا کا سورس ہے وہ ریموٹ سینسنگ کے تھرو, جو کہ ہمارے پاس سیٹلائٹ کے تھرو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے. سو وہ بھی اوور دا ٹائم دیٹ ہیز بیکم ویری ہائی ریزولوشن, سو دیٹ کین بی یوزڈ ایز این آلٹرنیٹیو or to aid the on ground measurements, یا آپ نے جو آن گراؤنڈ ڈیسیجن کرنے ہیں ان کو ایڈ کرنے کے لیے, ہیلپ کرنے کے لیے آپ وہ ڈیٹا بھی یوز کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. زبیر, آپ کی ٹیم میں, اچھا صرف آخری سوال ہے, آپ کی ٹیم میں سارے پاکستانی ہیں یا باہر کی کنٹری سے بھی کوئی ہے؟ جی, so it was a team of around 12 people. So I'm from Pakistan, and we have people from other countries in the team. So we had people from اگر میں ڈسپلن کی بات کروں, وہاں پہ کلائمیٹ کے لوگ بھی تھے, ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ کے لوگ بھی تھے, اسٹیٹسٹک کے لوگ بھی تھے. So I'm from Pakistan. So we had 5 people from King Abdullah University, Saudi Arabia. And then we have one from NVIDIA, one from National Center for Atmospheric Research in US, one from Notre Dame University, and one from St. Louis University. ڈاکٹر زبیر خالد, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, بہترین آپ کام کر رہے ہیں کلائمیٹ کے لیے, پاکستان کے لیے, اور آپ نے بالکل کیا تھا.
کہ پاکستان تو متاثرہ ممالک میں سے ہے. بالکل. ہم وہ جو پولوشن ہے اس میں اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن ہم متاثر زیادہ ہوتے ہیں. دنیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بات. تو کلائمیٹ فائنینس بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ بات کریں گلوبلی, گلوبل پلیٹ فارمز پہ. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, کہیں مت جائیے گا. وی ول بی رائٹ بیک. جی ویلکم بیک ناظرین. زہیر ابھی اتنی ٹھنڈ نہیں پڑی کہ آپ سردی میں جم گیا تھا. جی ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ویدر کی. کراچی میں تو کافی ٹھنڈ ہو گئی, بٹ اوور آل پاکستان میں ٹھنڈ ہو گئی ہے. بالکل پورے پاکستان میں ٹھنڈ ہو گئی ہے اور سردیوں میں ٹھنڈی ہونی ہے. یہ اکثر ہوتا ہے نا, ہم جب بات کرتے ہیں آپس میں گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے, یار سردی بڑی ہو گئی ہے, اور جب گرمی ہوتی ہے ضروری ہے ایکنالج کرنا کہ سردی ہو گئی ہے. اور جون میں بیٹھے اور کہہ رہے یار گرمی بہت ہو گئی, پتہ نہیں کیوں. اچھا جی کراچی سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہائیسٹ ریکارڈڈ ہے 26 سینٹی گریڈ ان دا ڈے اینڈ سنی ہے, اور 16 سینٹی گریڈ ایٹ نائٹ. جی بالکل کراچی کا اور حیدرآباد کا موسم ہے 24 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. دوپہر کے وقت میں میکسیمم جائے گا 24 تک, اور اس کے بعد رات کے اوقات میں 10 ڈگری ہوگا. سنی ہے یہاں پر, بادل وغیرہ نہیں ہے. تو حیدرآباد کا کوئٹہ پہ اگر چلے تو 16 ڈگری سینٹی گریڈ دن میں ہے, اور 0 پہ چلا گیا ہے رات کے ٹائم, بٹ ہے سنی ان دا ڈے. یعنی کتنا عجیب سی بات ہے کہ 0 ہے, ہاں بٹ سنی ہے, لیکن سردی بہت ہے. ہاں ہم لوگوں کے لیے. اچھا ملتان کی بات کرتے ہیں. 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے ملتان میں, میکسیمم جائے گا, اور 2 ڈگریز ہے رات کے اوقات میں. بہت زیادہ سردی ہے ملتان میں بھی, لیکن سورج ہے, بادل نہیں ہے, بارش نہیں ہے. بتائیں. ہاں فیصل آباد, میں آپ سے پوچھنے والی تھی ملتان کے بعد کیا آتا ہے. فیصل آباد جی 23 ڈگری سینٹی گریڈ ہے فیصل آباد ان دا ڈے. اٹ از ویری سنی, اور جی 5 ڈگریز ہے ان دا نائٹ ریکارڈ کیا گیا ہے. تو ریلیٹیولی آگے بڑھتے ہیں. لاہور کا ٹیمپریچر درجہ حرارت کیا ہے؟ 21 ڈگری سینٹی گریڈ لاہور میں ہے, اور 6 ڈگریز ہے منیمم ٹیمپریچر رہے گا. تو لاہور میں بھی سردی ہے, لیکن ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں اس میں سورج ہی ہے, اسموگ کم ہے لاہور میں. اسموگ ختم ہو گئی آلموسٹ. بالکل جی. اسلام آباد کی طرف, کیپٹل سٹی کی طرف اگر چلے تو 17 ڈگری سینٹی گریڈ ان دا ڈے, سنی ہے, اور 5 ڈگری سینٹی گریڈ ان دا نائٹ. تو یہ ابھی اسلام آباد کے لیے یہ کمپلیٹ نہیں ہے, اس سے اور کم اس سے بالکل. ہاں ابھی تو سردی سمجھا. پشاور میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, 2 ڈگریز ہے رات کے اوقات میں, اور یہاں بھی بادل اور بارش کے امکانات نہیں ہیں. اور پشاور میں بھی ہر جگہ سردی ابھی بڑھتی ہے, کیونکہ دیکھیں نا دسمبر اور پھر جنوری کے پھر فروری تک فرسٹ ویک فیبروری تک ہوتا ہے. جی مظفر آباد کی اگر بات کریں تو 8 ڈگری سینٹی گریڈ ان دا ڈے اینڈ -4 پہ چلی گئی ہے جی راتیں اور شامیں. پارشلی کلاؤڈی ہے اور سنی بھی ہے. سنی بھی ہے بالکل. مظفر آباد کے بعد کوئی رہ گیا ملک کا کوئی حصہ؟ جی اسکردو رہ گیا ہے. اسکردو میں نے کیا بتانا ہے, آپ نے آپ خود دیکھیں. -3 اسکردو میں دن میں, اور -24 ڈگری سینٹی گریڈ نقطۂ جماعت سے نیچے سب کچھ جم چکا ہے, اور آپ بس مشکل ہے, یعنی موومنٹ چوک ہو جاتی ہے. اب وہاں جو لوگ رہتے ہیں نا ان کے لیے تو ہوتا ہے, وہ یوز ٹو ہوتا ہے, آسانی ہوتی ہے, لیکن ہم جیسا آدمی اسکردو میں بڑا مشکل ہو جائے گا, جو کراچی اور لاہور. ایسا لگ رہا ہے نارتھ پول کی طرف بالکل -24 چل رہا ہے, اور پھر بادل بھی ہیں, دھوپ بھی ہے. تو دھوپ تو آتی نہیں ہوگی دوپہر میں بھی ہارڈلی. اب ہم اپنے نمائندے کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. جی بالکل. اب دیکھتے ہیں لاہور, دو بڑے شہر لاہور اور کراچی کا موسم, اور مری کا موسم کیسا ہے. تو لاہور سے ہمیں جوائن کیا سمنا کمال نے, کراچی سے مونا صدیقی ہمیں جوائن کر رہی ہیں, اور مری سے سعد عباسی نے ہمیں جوائن کیا. تو سب سے پہلے کیا خیال ہے, مری کا رخ کرتے ہیں. مری کا رخ کرتے ہیں. لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں وہاں پر, کیا برفباری ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو سعد بتائیے ذرا کیا احوال ہے آپ کے پاس. جی دیکھیں, اس وقت میں موجود ہوں ملکہ کوثر مری کے مین انٹری پوائنٹ جگہ گلی چوک میں, اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صبح کا ٹائم ہے, اور اس وقت یک بستہ ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہے, جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا. اور یہاں پر ابھی اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو ملکہ کوثر مری میں اس وقت بھی درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے. جبکہ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ دن ملکہ کوثر مری میں ہلکی پھلکی برفباری بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. حالانکہ اب بھی برفباری تو نہیں ہو رہی, لیکن اس کے باوجود موسم میں برفباری کے مکمل اثرات موجود ہیں. گو کہ ابھی آسمان صاف ہے, لیکن اس کے باوجود جو یک بستہ ٹھنڈی ہوائیں ان سے ملکہ کوثر مری کا جو موسم ہے وہ مزید سرد ہو کر رہ گیا ہے.
वाओ, मतलब स्नो फॉल की प्रोडिक्शन है है, लेकिन और हुई थोड़ी-थोड़ी नहीं हुई है। भी है। बिल्कुल जी। लाहौर की तरफ चले। लाहौर बिल्कुल, समना कमाल। समना कमाल, जरा लाहौर की वेदर की अपडेट दें जरा। समना, आप अस्सलाम वालेकुम समना। सर्दियों की एंट्री। भाई आप बराह रास्त हमारे साथ हैं, जरा सलाम दुआ करते हैं। लाहौर में क्या चल रहा है, कैसा मौसम है, आप कैसा फील कर रही हैं? जी बताइए। जी देखिए, लाहौर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त लाहौर का मौसम काफ़ी ज़्यादा दिलफरेब और सुहाना हो चुका है और हर गुजरते दिन के साथ साथ मौसम की दिलकशी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा भी होता जा रहा है, चूँकि इस वक्त लाहौर में सर्दियों की एंट्री हो चुकी है और शहरी जो है अपने मिजाज के मुताबिक मौसम को एंजॉय करे, पार्ट्स का रुख करे और सूरज की मीठी मीठी किरणों से भी महसूस हो रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब लाहौर का मौसम बदला तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा हो चुका था, लेकिन हुकूमती इकदाम के बाद जो हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है और शहरी जो है वो इस वक्त लाहौर की खुशगवार फिजा से जो है वो महसूस भी हो रहे हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। चूंकि लाहौर का मौसम तब्दील हो चुका है, सरमद हो चुकी है, तो मौसम सरमा की मुनासबत से हम देख रहे हैं कि फूलों की नुमाइश भी की गई है। अब हर कोई जो हम देख रहे हैं कि दूर दूर से लाहौर का रुख करे और हर तरफ आप लोग को फूलों की नुमाइश ही नजर आएगी। हम भी आ रहे हैं समना, आप खुद भी एक फूल ही लग रही हैं आज। फूलों की खुशबू भी कितनी क्यूट लग रही हैं आप। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग लाहौर लाजमी आए इस मौसम में, क्योंकि लाहौर में अब इस वक्त फूलों की नुमाइश ने क्या खिलाएंगी आप, पहले ये बताएं, क्या खिलाएंगी हमें? वहाँ कौन सी क्या स्पेशलिटी? ऐसा ना हो कि समना को हम कॉल करें, समना कहाँ है? मैं तो मुल्तान गई हुई हूँ। नहीं समना, नहीं, आप लोग लाजमी आए जी, आप लोग लाजमी आए। यहाँ के खाबे वैसे ही मशहूर हैं, आप लोग को यहाँ के खाबे खिलाए। अच्छा जी, मोना की तरफ चलते हैं जी। जी 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 मोना, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। बताइए जी, जहाँ आप हैं वहाँ की सूरत हाल, वेदर की अपडेट क्या है? जी वालेकुम अस्सलाम सरबत और ज़ुहैब, ये बताइए कि कराची में अब फाइनली सर्दी आ गई है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्योंकि हम लोग बड़े अरसे से इंतजार कर रहे थे, तवील अरसे के बाद फाइनली अब कराची में ठंड आ गई है। तो मौसम काफी खुशगवार है, जहाँ ठंड है। जी आपकी आवाज आ रही है मोना, बताइए, खुल के बताएं मौसम का अहवाल। खुश है ना आप भी? अच्छा जी, डिसकनेक्टेड हो गई, बट जैसे मोना ने कहा कि कराची में सर्दी का आगाज हो चुका है, लेकिन ऑब्वियसली विद टाइम वो सर्दी बढ़ती जाएगी। 11-12 तक अभी गया है मामला, टेम्परेचर है, तो जो भी आपने गर्म कपड़े लिए हैं जबरदस्ती भी पहन लें, क्योंकि कुछ पता नहीं। नहीं 10-15 दिन हम वेट करेंगे दिसंबर के एंड का, वो सर्दी का वार्डरोब सारा निकलने वाला है। कहीं मत जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। बिल्कुल जी, वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ पॉलिटिकल जी, पॉलिटिक्स की बात करते हैं हम। सख्त बयानात और धमकियां हो रही हैं और उसके बाद बातचीत का माहौल कुछ बनता जा रहा है, कभी ख़राब भी होने लगता है। दोनों तरफ से जब बयानात सख्त आते हैं तो पीटीआई और हुकूमती रहनुमाओं में लफ्जी गोलाबारी जारी है। शौकत यूसुफजई ये कहते हैं कि हुकूमत होश के नाखुन ले, वफाकी वज़रा गैर संजीदा बयानात से गुरेज करे, और अगर इस तरह के बयानात आएंगे तो मुज़ाकरात का मसला फिर आगे नहीं, यानी मुज़ाकरात का मामला आगे नहीं बढ़ेगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाए, ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि अगर माहौल ऐसा नहीं बनाया तो फिर वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुतजाद आरा पाई जाती हैं, तो देखना यह है कि क्या ये मुज़ाकरात का माहौल मजीद आगे बढ़ेगा। शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। शौकत साहब कहिएगा, एक तरफ एक दिन खबर आती है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और स्पीकर के जरिए ये हो रहे हैं, स्पीकर भी कह रहे हैं कि भाई सेना एलिमेंट्स आगे बढ़े, लेकिन फिर बयानात ऐसे आ जाते हैं और आप कह रहे हैं सिविल नाफरमानी जिस पर मुतजाद आ रहा है। ज़रा बताइए इस वक्त मौक़िफ़ क्या पीटीआई में क्या चल रहा है कैंप में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक सेंसिबल और जमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है, जमहूरी जमात है। और हमने इस वक्त जो हालात देखे कि मुल्क के हालात इस वक्त क्या हैं, उसमें यही फैसला किया गया कि जी हम तो अपनी सियासी जदोजहद तो जारी रख रहे हैं, लेकिन ये जो एक गिला है कि जी तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करती है, तो हम अपनी सियासी जदोजहद जो वो तो जारी रखेंगे, लेकिन अगर मुज़ाकरात भी शुरू हो जाएं और हो सकता है इससे कोई रास्ता निकल आए, तो हमने मुज़ाकरात का फैसला किया।
अब हुकूमत जो है अभी तक ये कहती रही कि जी देखें ये मुज़ाकरात नहीं करती है, ये दहशतगर्द जमात है, ये फलां जमात है। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन है, या तो मुज़ाकरात करेंगे या फिर जो सियासी जदोजहद है उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे जो लगता है PMLN को, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, ये तब मानते हैं जब इनके दुम पे पैर रखा जाए, और ये समझते हैं कि 26 नवंबर को हमने जो कुछ किया वो शायद उससे पार्टी जो है वो टूट फूट गई है। ऐसा नहीं है। तहरीक इंसाफ पे कब से जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, उनके वर्करों के ऊपर हो रहा है, उनको घरों से उठाया जा रहा है, उनके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, उनको जेलों में बंद किया गया। लेकिन देखें, ये पॉलिटिकल लोग हैं, तहरीक चला रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, और ये जदोजहद जारी रहेगी। देखिए, आप पे ट्रस्ट पता है शौकत साहब क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, इसलिए इसकी वजूहात है। कुछ वजूहात में से एक वजह तो ये कि अलाइन आप खुद नहीं हैं अपने बानी के साथ। अब बानी PTI का बयान ही देख लें, वो ये कहते हैं कि खबरें अगर देखें तो उन्हें ये तासुर मिल रहा है आपके बानी को, कि इमरान खान को, कि जैसे जेल के बाहर दोस्ताना माहौल चल रहा है और सारे खुशी खुशी रह रहे हैं, और वो जेल से बाहर बैठी लीडरशिप को ज़ाहिर वो कह रहे हैं उस पर इल्जामात लगाने के ऐसा माहौल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ उनके साथ हुआ है। ये प्रॉब्लम है हुकूमती हलकों में भी कि आपके पास इख्तियार ही नहीं है उन चीज़ों का जिसके बारे में आपसे बात की बानी PTI यही कह रहे हैं कि ऑल इज वेल सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट नजर आ रहा है पार्टी। देखिए, वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको तो मनाया गया ना कि जी हम मुज़ाकरात चाहते हैं। देखिए, पार्टी के अंदर ऐसा अक्सरियती लोग हैं जो मुज़ाकरात के हामी हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको मनवाया। अब हुकूमत का जो रवैया है वो देखकर खान साहब को तकलीफ हो रही है, वो बिल्कुल इस पर नाखुश हैं। नहीं, रवैया नहीं, वो ये कह रहे नहीं, सुने, वो ये कह रहे ऑल इज वेल, यानी खुशी खुशी सब रह रहे हैं, आप मिलके हुकूमत के साथ मिलके रह रहे हैं, अपने मुतालबात भी आपने छोड़ दिए हैं। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 26 के मामले पर आप आवाज उठाएं, ज्यादा पुरजोर आवाज उठाएं, ऐसा आप नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वो। नहीं, देखें, जो पार्लियामेंट के अंदर बात है ना, वो एक साथ आ गई दोनों चीजें। जब पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुआ तो दोनों चीजें साथ आ गई, मुज़ाकराती कमेटी भी बन गई और 26 नवंबर के वाकयात को भी उठाना पड़ा। तो दोनों एस्पेक्ट जो है साथ साथ चलते रहे। देखें, हमने 26 नवंबर की जो ज्यादतियां हुई वो भी बयान की हैं, और इनके पास एक बयानिया है कि जी 9 मई के वाकया पे ये मजम्मत नहीं करते। हम क्यों? हमने तो 100 दफा किया मजम्मत, बानी PTI ने भी किया है 100 दफा, इमरान खान ने भी किया है, सब ने किया है। अब जब मजम्मत कर चुके हैं और आप समझते हैं कि इसमें PTI मुलविस है, तो हम तो कहते हैं कि जी जुडिशल कमीशन बना दे। 1.5 साल हुआ आप कमीशन से भाग रहे हैं। आप सिर्फ इंतकामी कार्रवाई करना चाहते हैं कि जी इमरान खान और PTI को क्रश किया जाए। तो ये जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, मेरे ख्याल से इसकी बेनिफिशियरी तमाम तरह नून लीग है, और उनको ही तकलीफ हो रही है। जब मुज़ाकरात नहीं होते हैं तो कहते हैं मुज़ाकरात करें, जब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो रौनक पे उतर आ जाते हैं। अब वो मजाक उड़ाते हैं कि जी अब इनको जरूरत पड़ी, हमें किस चीज की जरूरत है? हमने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है तारीख का, अगर आप नहीं करते तो तारीख तो चलेगी। तो क्या आप इस पे खुश हैं? तो हम तो देखें, दोनों एलिमेंट्स मौजूद हैं। इस वक्त जो है ना, सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे। मुल्क बहुत ज्यादा मुश्किल में है, मुल्क होगा तो सियासत होगी। ये इस वक्त इनको मुल्क की फिक्र नहीं है, इनको फिक्र है अपने इक़्तिदार का। इमरान खान बाहर आए तो हमारा क्या बनेगा? शौकत साहब, इसलिए ये सबूताज करना चाहते हैं। जी शौकत साहब, ये भी बताइए कि मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें, डिमांड्स हैं IK की, जो पूरी वो कहते हैं कि जी ये पूरी होंगी तो आई विल स्टेप फॉरवर्ड टू कम्युनिकेट। क्या आप किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं? मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे? देखिए, मुझे तो इन हालात में मुज़ाकरात नहीं लग रहे, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट प्रेशर में भी है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को प्रेशर नहीं है, क्योंकि उनको पता है, स्ट्रीट पावर का भी पता है PTI का, और 18 से 35 साल के नौजवान हैं, वो इस तरह नहीं मानते। ये बात कहीं और ना निकल जाए। होना ये चाहिए कि सियासी अमल को जारी रहना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो संजीदा ले और मुज़ाकरात की तरफ बढ़े और एंगेज करें। देखिए, मुतालबात तो हमेशा ज्यादा होते हैं अपोजिशन के, और जो जेन्युइन, इसमें कौन सा मुतालबा गलत है? हम ये कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो इस मुल्क के अंदर, हम कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स के कवानीन जो वो बहाल, उस पर अमल दरामद हो, नहीं हो रहा है इस मुल्क में, न रूल ऑफ लॉ है। ये हम कह रहे हैं कि जो बेगुनाह सियासी लोग हैं, बेगुनाह लफ्ज इसके साथ लगा हुआ है, वो हुकूमत को पता है कि कौन बेगुनाह है। लेकिन हुकूमत के जिम्मेदार, देखिए शौकत साहब, ये तो आपके मुतालबात है, लेकिन हुकूमत के जिम्मेदार सेनेटर इरफान सिद्दीकी का भी बयान आप देखें, उन्होंने कहा कि ये जो सिविल नाफरमानी की तलवार लटका के
اور پھر اس سے پہلے 24 کی وہ جو کال دی وہ تلوار لٹکا کے مذاکرات کرنا، وہ کہتے ہیں ان ٹرمز پہ ہم مذاکرات نہیں ہو پائیں گے کہ آپ ہمیں پریشرائز پہلے کریں. دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا کہ کس طرح پوزیشن کو انگیج کرے. اگر وہ یہ اس میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے تحریک چلے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا 24 سے پہلے 2 دن پہلے سے پورا پاکستان بند کر دیا تھا. ہم تو اسلام آباد آ رہے تھے نا، انہوں نے سارا پاکستان بند کر دیا تھا. اتنے نالائق تو یہ ہیں، تو ان کو تو فکر ہی نہیں ہے نا کہ اس ملک میں 2 دن پورا پاکستان بند رہے تو کتنا نقصان ہو رہا ہے ملک کا. ان کو فکر ہی نہیں ہے اس چیز کی. یہ سمجھتے ہیں کہ IMF سے قرضہ لے کے ہم ملک کو چلا لیں گے. اچھا ذرا اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں، جیسے آپ بانی نے مذاکراتی ٹیم بھی اناؤنس کر دی ہے، ایجنڈا کیا ہے مذاکرات کا؟ ہوتا ہے نا کہ یہ آن پیپرز کہ بھئی ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے، وہ 3-4 چیزیں کیا ہیں جس سے پازیٹیو رسپانس ملا آپ کو حکومت سے؟ دیکھیں ایجنڈا ہمارا بڑا کلیئر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہے اس پہ ہم سے بات کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بے گناہ سیاسی لوگ یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، مینڈیٹ والا ان کے لیے قابل قبول نہیں. تو دیکھیں جب مذاکرات نہیں سے بھاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کیس کمزور ہے نا. یہ مذاکرات نہیں کر پا رہے ہیں، نہ یہ اس کو فیس کر سکتے ہیں. تو اصل مسئلہ تو پاکستانی عوام کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ اصل مسئلہ ہمارا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں جو مذاکرات نہیں کرتے. ہم تو اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ لائے گئے ہیں، جو بندہ لایا گیا ہو نا تو اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے. یہ بے اختیار لوگ ہیں، اور میرے خیال سے جو چیف پرائم منسٹر ہیں انہوں نے پورے ادارے آپ کے مطابق جو لائیں وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. دیکھیں نا جو آپ کہہ رہے ہیں جو ان کو لائے ہیں وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. پرابلم یہ ہے نہیں. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اگر پولیٹیکل لوگ چاہیں نا، دیکھیں آفٹر آل ملک جو ہے نا وہ سیاسی لوگوں نے چلانا ہوتا ہے. یہ وقت ہوتا ہے، ہر وقت اس طرح حالات نہیں ہوتے ہیں، لیکن پولیٹیکل لوگوں کو سوچنا چاہیے. اس وقت دیکھیں پیپلز پارٹی کا رول کتنا عجیب سا ہے نا. وہ گورنمنٹ کے اندر بیٹھی ہے. کل جو شری رحمان نے باتیں کی وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پرائم منسٹر شری رحمان ہے. ہم حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہونا یہ چاہیے تھا. جو جمہوریت کے چیمپئن یہ بنے ہوئے ہیں انہوں نے بھی سختیاں دیکھی ہیں، ان کو چاہیے تھا نا یہ فیسیلیٹیٹ کرتے. اچھا پی ٹی آئی کے کیمپ میں اس پر بات ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے کیمپ میں اس پر بات ہوئی ہے. فواد چودھری نے ہم سے بات کی اور انہوں نے بھی کہا کہ قومی حکومت وہ کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے، بننی چاہیے، وقت کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی کیمپ میں یہ بات ہوئی ہے اگر قومی حکومت کے ذریعے کوئی پیش رفت ہوتی ہے، آگے بڑھتے ہیں اور پھر الیکشن کا اگر کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو آپ اس راستے پر چلنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں قومی حکومت اس مسئلے کا حل نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا قومی حکومت، ابھی بھی تو قومی حکومت ہے نا، ابھی کون سے نہیں ہے. اس سے پہلے 1.5 سال جو حکومت رہی وہ کیا قومی حکومت نہیں تھی؟ یہ سارے آپس میں مل بیٹھ کے طے کرتے رہتے ہیں نا ہم نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. دیکھیں یہ انہوں نے سب کچھ اپنے لیے بانٹا ہوا ہے، لیکن عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. اب دیکھیں کہ یا تو اس ملک میں جمہوریت ختم کر دیں اور ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو بٹھا دیں، یا پھر جمہوریت لے کر آئیں اور عوام کی بات سنیں. یہ ان دونوں میں سے ایک ہوگا. اور آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہوگا ممکنہ طور پر اگر یہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے، چارج ان کو فریم کیا گیا ہے، اس پر کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے بانی پی ٹی آئی بھی اور آپ کی جماعت بھی، تو اگر کوئی پیش رفت اس سلسلے میں ہوتی ہے تو پی ٹی آئی نے اس پر سوچا ہے؟ دیکھیں جی جنرل فیض حمید ہے وہ ایک فوجی ہے اور یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اور جو میں تو اس کو ویلکم کرتا ہوں کیونکہ فوج نے جو خود احتسابی شروع کی ہے میرے خیال سے اچھی بات ہے. یہ خود احتسابی سیاستدانوں کو بھی شروع کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی شروع کرنا چاہیے. یہ تو بہت اچھا عمل ہے. لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت جن کے جتنے وزراء ٹی وی کے اوپر آتے ہیں وہ پی ٹی آئی سے اس چیز کو جوڑتے ہیں. اب ایک سوسائٹی ہے، سوسائٹی کے ساتھ ہمیں کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ اس پہ چارج شیٹ ہوئی ہے ان کو، تو وہ اپنا جواب دیں گے نا اس پہ. اس لیے جوڑا جا رہا ہے نا کہ انہیں چارج ہی فریم اس لیے کیا گیا ہے، ان پر چارج ہی فریم اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے آپ کے لیے سب کچھ کیا ہے، اسی لیے تو کیا جا رہا ہے نا. میں فوج کو ایسا نہیں سمجھ سکتا کہ فوج جو ہے وہ عوامی نمائندوں کے خلاف ہو، میں یہ نہیں سمجھ سکتا. دیکھیں یہ فوج ہماری اپنی فوج ہے، ہم کیوں اس کے خلاف ہوں، کیوں ہم اس کے ہمیں لڑایا جا رہا ہے خواہ مخواہ. یہ صرف پروپیگنڈا کر رہی ہے گورنمنٹ اور اس پورے چیز کو جو ہے متنازع بنانا چاہتی ہے. یہ غلط ہے بہت ہے. ان کو شٹ اپ کال جانی چاہیے فوج کی طرف سے بھی اور پاکستانی عوام کی طرف سے بھی کہ شٹ اپ کال ان کو دی جائے. عمران خان دیکھیں اگر پرائم منسٹر تھا تو آج جو آئی ایس آئی کا ڈی جے کیا وہ پرائم منسٹر سے نہیں مل رہا ہے؟ اگر وہ ملتا ہے یا جنرل فیض حمید جتنی بار بھی ملا ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ وہ تو آرمی چیف کے نوٹس میں ہوتا ہے اور اسی کے کہنے پہ آتا ہے، اسی کو وہ رپورٹ کرتا ہے. تو یہ باتیں کرنا کہ جی ابھی پہلے سے ہم پریزیوم کر لیں کہ جی اس میں عمران خان کو بھی انوالو کیا جائے گا،
किस बात पे कोई है, कोई ऐसे चार्ज है, क्या है वो, क्या है? पहले तो देखें, जनरल फैज हमीद के लिए वकील हो गया है, वो सहूलत मिल गई है, वो वकील जाने, उसका काम जाने, और हमें तो देखिए, हमें तो वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल फौज में अगर ये अच्छा इकदाम किया है फौज ने, तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसकी आप कह रहे हैं आपको वेलकम करना चाहिए, और यही पार्टी का भी स्टांस है। शौकत यूसुफजई साहब, रहनुमा PTI, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। भाई देखे ना, वही बात है कि मैंडेट माने तो फिर क्या प्लान ऑफ एक्शन है, और अगर नहीं माने तो फिर पार्टी का क्या प्लान ऑफ एक्शन है। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं बच्चों के कुछ कंटेंट पे, जो बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी रिवायतें, अपने कल्चर, उसको रिवाइव करें बच्चों के कंटेंट में। बच्चों के लिए कंटेंट नहीं है, हमारी बात होगी ना। बिल्कुल अब नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक खुशी की खबर हम शामिल करते हैं, और खुशी खबर क्या है? वो ये है कि 365 न्यूज़ ला रहा है बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम बिलाल मकसूद के साथ। प्रोग्राम का नाम होगा 365 किड्स। कब नशर किया जाएगा जी? जो नशर किया जाएगा हर हफ्ते और इतवार के दिन। सैटरडे संडे जो है आपका बहुत अच्छा चलेगा। 12 बजे के बुलेटिन पे ये शामिल होगा। सिर्फ 365 न्यूज़ पर ये शो आपको मिलेगा। इसमें बिलाल मकसूद सुनाएंगे बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ, सबक आमूज वाक़यात होंगे, क्यूट पपेट्स भी शामिल किए जाएंगे। ये देखिए, आप देख भी रहे हैं। साथ ये भी टिप्स भी होंगी बहुत अच्छी अच्छी बच्चों के लिए। हरूफ तजी, गिनती, हफ्ते के नाम, और भी बहुत कुछ होगा बच्चों के साथ। बड़ों के लिए भी शो में काफ़ी एंटरटेनमेंट होगी। उर्दू ज़बान से मोहब्बत और अपनी सकाफ़त की पहचान होगी बिलाल मकसूद के साथ। तो जनाब देखना ना भूलिएगा 365 किड्स, हफ्ते और इतवार बुलेटिन के वक्त 12 बजे सिर्फ 365 न्यूज़ पे। क्या ही बात है। आई एम सो हैप्पी जी कि हमारा चैनल रिस्पॉन्सिबल तरीके से बच्चों के लिए भी सोच रहा है। अब कुछ ऐसी देखिए, जब हमने शुरू किया था इस चैनल का, जब आगाज हुआ, तब भी हमने यही कहा था कि हम उन चीज़ों को सामने लेकर आएंगे या लोगों को बताएंगे जो बहुत खत्म हो गया। यानी बच्चों का कंटेंट पिछले 10 साल पहले हमने देखा था, एक ज़माने में हमने देखा था, और उसके बाद आना बंद हो गया। बड़े बड़े चैनल्स चल रहे हैं लेकिन बच्चों के बारे में। लेकिन अब देखें 365 पर ये होगा। तो अब शो में हम आगे बढ़ते हैं, और हम कुछ बात करेंगे कि बिजली की तरसील और तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट 2023-24 जारी कर दी गई है। ऑपरेशनल पावर प्लांट्स के हवाले से कारकर्दगी की जायजा रिपोर्ट 2023-24 भी जारी की गई है। और नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 में बिजली कंपनीज नुकसानात पर काबू पाने में नाकाम रही हैं। रिपोर्ट में मजीद ये कहा गया है कि बिजली कंपनीज की नाकिस कारकर्दगी से एक साल में 281 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। That's a big number. जी, माली साल 2023-24 में तमाम डिस्कोज 100% रिकवरी न कर सकी। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक वसूलियों की कम शरह से गुज़श्ता माली साल खजाने को 380 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। बिल्कुल, तो इस पर कुछ मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आरिफ, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, ये बताइए, ये बड़ा ही एक संगीन नंबर है, 281 का है। जी बिल्कुल अरब रुपए का नुकसान हुआ है ये बिजली की वजह से। क्या कहेंगे आप? जी वालेकुम सलाम, और बहुत शुक्रिया। ये नुकसान इसको कहा जा रहा है, बेसिकली ये सीधी जो मैनेजर्स हैं बिजली के, उनकी नाअहली है। अगर पैसे आपने कलेक्ट नहीं किए और उन अदारों के पास अगर पैसे हैं जो बिजली यूज़ करते हैं और बिल पे नहीं करते, तो ये आम कंज्यूमर को डराने वाली बात है। भाई ये आपकी नाअहली है, आप उनसे कलेक्ट करें। अच्छा, होगा क्या? अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि ये पहले नुकसान कहा जाता है कि ये नुकसान हो गया हमें, और फिर यही नुकसान अगले आपके जब दोबारा टैरिफ ये डिटरमिन करेंगे, उसके अंदर ये नुकसान डाल के वही जो अच्छे कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर और बर्डन कर दिया जाता है। तो ये एक अजीब हमारे मुल्क के अंदर विशिष्ट सर्कल चला हुआ है कि जो कमज़ोर हैं उनको फाइनेंशियली और सुप्रेस करते जाओ, और जो लोग बिल नहीं देते या जो अदारे बिल नहीं देते उनको पूछे। यानी अपनी नाअहली की वजह से आप इसको नुकसान का नाम देके मजीद बोझ सारिफ पर डाल रहे हैं। जी अच्छा, ये कहिएगा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बिजली की कीमतों में तारीखी इजाफे के बावजूद
یہ جو پاور سیکٹر ہے اس کے گردشی قرض بڑھتے جا رہے ہیں، جس پر ورلڈ بینک نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو وہی بات وہیں آ گئی کہ آپ کا سسٹم جو ہے اس کو آپ ریفارم نہیں کر رہے ہیں اور لیکیجز ہیں وہاں پر، اس کو بہتر نہیں کر رہے ہیں اور الٹیمیٹ صارفی نقصان اٹھا رہے ہیں. ایسا ہی معاملہ ہے. بالکل ایسا ہی معاملہ ہے. یہ گردشی قرضہ جو آپ نے فرمایا ہے نا، وہ بھی یہی چیز ہے. فار ایگزامپل اگر اس دفعہ یہ کہتے ہیں کہ 281 بلین روپے کا نقصان ہو گیا ہے، یا مطلب جو کلیکشن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یہ جو اماؤنٹ ہے یہ کریں گے کہ آگے یہ اکٹھے کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ گردشی قرضہ ہو گیا ہے. بھائی اس میں وہ جو کنزیومر بیچارے کا کیا قصور ہے اگر آپ صحیح چیز کو سسٹم کو مینج نہیں کر پا رہے؟ ادروائز تو آپ کے پاس لا لیسنس ہے، جس کو مرضی ہے جدھر کھڑے ہوئے بندے کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں. تو وہ لوگ جو پیمنٹ آپ کو نہیں کرتے ان کو آپ کیوں نہیں پکڑ سکتے، یا ان اداروں سے ریکوری کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اب ایک ایسا ملک جس میں ایک ہم نے اپنے کنورٹ کر دیا اپنے آپ کو، اس ملک کو ایسی اسٹیٹ میں لے کے آگے ہیں کہ جہاں پہ صرف ان لوگوں کے لیے قانون ہے جو بیچارے غریب اور جو اپنے مزدوری کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہ جن کی کوئی سے ہے، جو مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ جو آپ کو انکار کر دیں ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور جو بیچارے جو ہے اپنی مزدوری کے لیے نکلتے ہیں، جن کے پاس پیدل چل چل کے گاڑیوں پہ جانے کا بھی کرایہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو جناب پکڑتے رہتے ہیں. محمد عارف صاحب یہ بتائیے کہ یہ کنٹرول کس کو کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا کسے چاہیے، اور لا امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی ان لوگوں کے اوپر جو اس طرح کے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنا ہی کام نہیں کر رہے اور زور جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دیکھیں کہ 63% جو پیداوار ہے وہ درآمدی ایندھن پر مبنی ہے. اب آپ ایندھن اتنا بجلی بنا رہے ہیں، آپ اتنی مہنگی بنا رہے ہیں، آپ پھر وہ جو ڈسکورس کا معاملہ تھا اس میں بھی بڑے مسائل ہو گئے ہیں، بجلی بن بھی نہیں رہی اس کے باوجود ہم پیسے دے رہے ہیں، وہ معاملہ نہیں حل ہوا. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، ان پر ذرا روشنی ڈالیے. یہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور ان کا صرف ایک ہی منبع ہے. ان مسائل کا منبع ایک ہے، وہ کیا ہے کہ بد نیتی ہے مینیجرز کی، چیف ایگزیکٹوز کی، ان کمپنیز کے ہیڈز کی، گورنمنٹ کی، منسٹرز کی، ان سب کی بد نیتی ہے کہ جو کسی چیز کو سیدھا نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ نے ان کمپنی کے ہیڈز کو کرپٹ لگا دیا ہے اور وہ کرپشن کر کے پیسے نکال کے سائڈ پہ لے جاتے ہیں، تو ادھر کہتے ہیں کہ جناب ہمارا یہ سرکولر ڈیٹ اکٹھا ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی دیٹ از واٹ از ہیپننگ. جو غریب کنزیومر ہے اس کو ٹیرف آپ نے اتنا لگایا ہوا ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور کیا کریں گے آپ؟ وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بالکل جی محمد، چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. محمد عارف صاحب انرجی ایکسپرٹ، انہوں نے ہمیں جوائن سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. وہی بات دیکھیں مزید ڈیٹیل میں وہ گئے بغیر انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے، پھر پوائنٹ کیا ہے جو مسئلہ ہے، مسئلہ کارکردگی کا ہے. آپ اپنی ایفیشنسی کو بڑھائیں بجائے اس کے کہ لوگوں پہ آپ بوجھ ڈالیں. ایک بریک لینا ہم نے، بریک کے بعد ہم آتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں جادو ٹونے پہ. زہیب آپ کو پتہ ہے نا کہ ساؤتھ ایشیا میں جادو ٹونا بہت پریکٹس کیا جاتا ہے، اور کافی ساری ایپیلیپسی ہو گئی یا بیماریاں ہو گئی اس کو بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ان پہ جادو ٹونا ہوا ہے. تو جادو کی حقیقت کیا ہے آج اس پہ بات کریں. بالکل اس پر ہم بات کریں گے. ناسور کی طرح یہ ایک پھیلتے جا رہی ہے چیز. اب جادو ٹونے کی حقیقت اور اس میں سپرسٹیشنز کتنے ہیں یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ایک رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھیے، پھر اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جوائن کیا اسٹوڈیو میں پیر مفتی ابو ذر غفاری صاحب نے، ان سے ذرا اس پر بات کریں گے. شادی کرنی ہو تب بھی جادو، شادی ختم کروانی ہو تب بھی جادو، اولاد ہونے پر جادو اور کبھی کبھی بے اولاد ہونے پر بھی جادو، نوکری لینے کے لیے بھی جادو اور نوکری ختم کرانے کے لیے بھی جادو. جادو ٹونا، سحر، منتر، تعویذ، دھاگا، وہ اعمال جنہیں خالصتاً شیطانی عمل قرار دیا گیا. جادو
के लिए अरबी जबान में सहर की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। शैतान इंसान को जिन राहों से गुमराही की तरफ ले जाता है, इनमें जादू वो अमल है जिसे खालिसतन शैतानी अमल करार दिया गया। ऐसे मंतर अख्तियार पढ़ना जिनमें कुफ्र शिर्क के कलमात हों या शयातीन की मदद सराई की गई हो, या ऐसे अमाल करना जो शैतान को पसंद है, मसलन किसी को नाहक कत्ल करके उसका खून इस्तेमाल करना या नापाकी व निजासत की हालत में रहना वगैरह। शरीयत में सहर, जादू हर उस काम को कहा जाता है जिसमें धोखाधड़ी नुमाया हो। सहर जादूगर और शैतान के दरमियान होने वाले एक मुआहदे का नाम है, जिसके बिना पर जादूगर कुछ हराम और शिरकिया उमूर का इर्तिकाब करता है और शैतान इसके बदले जादूगर की मदद करता है और इसके मुतालबात पूरे करता है। हमारे मुआशरे में लोग अपने मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी जादू टोने का सहारा लेते हैं, जो कि अखलाकी और दीनी लिहाज से एक गलत फेल है। इनसे बचाव के लिए मसनून दुआएं भी तजवीज़ की जाती हैं, जिसका पढ़ना इंसान को मनफी लोगों और असरात से महफूज रखता है। शरीयत की रूह से किसी पर जादू करना या कराना कुफ्र है और इसको करने और कराने वाले दोनों दायरा इस्लाम से खारिज हैं। अगर किसी मुसलमान ने ये अमल किया या कराया तो उसे चाहिए कि फौरन अपने ईमान की तजदीद करे। जादू खालिसतन एक शैतानी अमल है जिससे बचना, दूर रहना और मुकम्मल इज्तिनाब करना ईमान और शरीयत दोनों का बुनियादी तकाजा है। जी, हमारा रिलीजन क्या कहता है, हम उस पर बात करेंगे। पीर मुफ्ती अबूजर गफ्फारी स्कॉलर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और शब्बीर अबू तालिब साहब स्कॉलर हैं, जो भी हमें थोड़ी देर बाद वो ज्वाइन करेंगे। जी, सो मुफ्ती साहब, जैसे कि पैकेज में भी आपने देखा कि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मुसलमान जादू टोने में हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, उसको मानते भी हैं। तो क्या वजूहात बनती हैं और कितना गलत है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, व इज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्न यस्तमिऊनल क़ुरआन फ़लम्मा हज़रूहु क़ालू अनसितू फ़लम्मा क़ुज़िय वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन। एक है जादू और एक है जिन्नात। ये दोनों, इन दोनों चीज़ों को अगर जोड़ा जाए, ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है। जी। जहाँ पर जिन्नात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया, उसकी पैदाइश के मकसद को भी अल्लाह ने बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब अक्सर जो जादू किया जाता है या हो जाता है या करवाया जाता है, माशाल्लाह डॉक्यूमेंट्री में अच्छी बात की गई है कि करने वाले पर और करवाने वाले पर लानत आई है। ये बहुत कबीह अमल है। किसी का हंसता बसता घर उजाड़ देना, किसी की अच्छी भली ज़िंदगी चल रही है उसके अंदर रखना डाल देना। अब ये जादू लोग करवाते हैं, किसी किसी टाइम लोग करवाते हैं और किसी किसी टाइम ख़ुद ब खुद हो जाता है। जब खुद हो जाता है तो वो कैसे होता है, वो फिर जिन्नात करते हैं। कभी इंसान जादू करवाते हैं और कभी जिन्नात जादू करवाते हैं, खुद करते हैं जिन्नात। मुफ्ती साहब, ये तो बड़ी अनोखी बात है, ये हमने कभी सुनी नहीं है कि जिन्नात जादू कराते हैं। वो क्यों कराते हैं? अच्छा, उसमें ये कि अक्सर जगहों पर तो जिन्नात खुद करवाते हैं, फिर वो इल्ज़ाम देते हैं इंसानों पर फिर वो इंसान के आपके ऊपर फलाने जादू किया है, फलाने जादू किया है, फिर लड़ाते हैं। और हसद की वजह से भी, शादी की वजह से, जॉब नहीं हो रही, कारोबार नहीं हो रहा, किसी के लिए जेलसी है। अब अक्सर लोग भी जादू वगैरह करवाते हैं। तो ये बहुत कबीह अमल है। जिस तरह इंसान में भी दो किस्म के इंसान होते हैं, एक नेक और दूसरे जो है बद, इसी तरह जिन्नात में भी दो किस्म के जिन्न होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। अच्छा सर, अलामात क्या होती हैं? शबीर साहब, अलामात क्या होती हैं कि किसी पे जादू हुआ हुआ है? एक तो जिस पे हुआ हुआ है उसको कैसे पता चले कि जी मुझ पे जादू हुआ हुआ है, और फिर घर वालों को कैसे पता चल सकता है? क्या वो साइंस होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया कि आपने मदद किया। अभी शरई पहलू पे तो कुछ गुफ्तगू हो गई है, वक्त कम है, तो हम जरा इसके माशरती पहलू पर भी देखते हैं। जो आपने पहचान की बात की, हमारे यहाँ इस तरह से है कि आमलीन के पास लोग जाते हैं कि देखें मेरी ये परेशानी है,
मुझे क्या हो गया है, तो 70% आमलीन ये कहते हैं कि आपके ऊपर जादू कर दिया गया। हालांकि हर मर्तबा ऐसा नहीं होता, इंसान के अपने गुनाह भी होते हैं, और जैसे अभी अल्लामा साहब ने जिक्र किया जिन्नात का मामला भी होता है, नजर बद भी हो सकती है, नजर हसद भी हो सकती है, और इस तरह की और भी चीजें हो सकती है। जरूरी नहीं एक आपने चीज मिस कर दी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मसाइल भी हो सकते हैं। अब हुआ क्या है, हमारे यहाँ ट्रेंड बन गया है, भाई आपका क्या मसला है, बोला रिस्क में बंदिश हो गई, जॉब छूट गई है, कारोबार में मंदी आ गई है, तो क्या हुआ है, मुझ पे किसी ने जादू कर लिया है। अब ये ज्यादातर बातें जो है ना, ये माजरत के साथ हमारे यहाँ बहनों में यानी औरतों में ज्यादा है। यहाँ पे जो आमलीन जो बाबे खुले हुए हैं जिनकी दुकान है, उनके यहाँ आप देखें 80% खवातीन होती हैं, और हम तो चूंकि इस फील्ड में रहे हैं, तो मुशाहिदे में ये बात आई है कि अगर सास बहू को बर्बाद करना चाहती है तो वो आमिर से कहती है मेरी ये सोने की चूड़ियां, अंगूठियां, ये मेरे सोने की सेट हार सब रख लो, इसे बर्बाद कर दो। अच्छा, इसी तरह से मर्दों में भी है, मैं नहीं कहता कि नहीं है, कि मेरी दुकान के सामने किसी ने दुकान खोल ली, उसकी दुकान बर्बाद हो जाए चाहे मुझे कितना भी खर्च करना पड़े जादू के जरिए। और होता ये है कि कहा जाता है ना कि जब तक बेवकूफ मौजूद है ना, ठगों की दुकानदारी चलती है। बिल्कुल यही तो ऐसे जाली आमिलों की दुकान चलती है। तो हमें पहले तो ये समझना चाहिए। जी फरमाइए। मैं मुफ्ती साहब से सवाल। मुफ्ती साहब देखें, एक चीज इसमें ये हमें जरा इसको तफरीक करने की जरूरत है कि जी सबसे पहली चीज तो यह है कि एतकाद की कमी, यानी अल्लाह पे आपका भरोसा जब यानी मुतजलजल होता है तो फिर आपके अंदर ये फीलिंग्स आती हैं कि पता नहीं मेरे ऊपर कुछ हो गया है, ठीक है। तो ये जो कैफियत है, ये 90% हमने देखा कि ये कैफियत सिर्फ एक इल्यूजन होता है और ऐसा होता नहीं कि आपके ऊपर जादू हुआ होता है। तो इस कैफियत से कैसे डील किया जाए, इस्लाम क्या कहता है? तो इस हवाले से हमें कुरान बहुत अच्छी तरह रहनुमाई देता है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो तमाम मखलूक़ात को फरमाया कि सजदा करो, सब ने सजदा किया, शैतान ने सजदा नहीं किया। उसने सजदा क्यों नहीं किया? उसकी पैदाइश आग से है इंसान, तो उसने इसलिए सजदा नहीं किया। तो उसने फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान से कहा कि तुम सजदा करो, उसने मना कर दिया। उसने ये कहा कि मैं आपकी इसकी ज़ुर्रियत को, इसकी औलाद को मैं तबाह कर दूंगा और उसको मैं राह रास्त से हटा दूंगा, सीधी राह से उनको हटा दूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया भाई तुम मेरे फरमा बरदार बंदों को राह रास्त से नहीं हटा सकते, हाँ जो नाफरमान हैं उनको तुम हटा सकते हो। तो आपने जो बात की एतिक़ाद वाली, जो सहीहुल अक़ीदा लोग होते हैं, आमाल की पाबंदी करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, ज़िक्र व अज़कार की पाबंदी, जिन्नात के लिए हथियार क्या है, मुहलिक क्या है? जिन्नात किन किन चीज़ों से डरते हैं? वो आपके आयतुल कुर्सी से डरते हैं, वो जो है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा, इस दुआ से डरते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इससे डरते हैं। तो इन चीज़ों से बचाव का भी तो ये तरीक़ा है, एहतियात। सहीहुल अक़ीदा कहते हैं कि आप जो जिन्नात से जितना डरता है वो उतना ही उसको डराते हैं। तो जैसे माशाल्लाह शब्बीर अबू तालिब भाई ने भी बात की कि हमारे कुछ जो लोग हैं वो डरते हैं, वहम में आ जाते हैं, विस्विसू में आ जाते हैं, डर ख्याल में। जैसे एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई जी, तो वो कहने लगा कि मेरे ऊपर मुफ्ती साहब मेरे ऊपर ये मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है। मैंने कहा आपके ऊपर कोई मसला नहीं। मुफ्ती साहब जी, मुफ्ती साहब आप प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा बात। तो अक्सर जगहों पर वहम होते हैं, ख्यालात आते हैं, तो इनसे बचाव का भी हमें तरीक़ा कुरान ने बताया है। जिन्नात भी हमारी जैसी ही एक मखलूक हैं, और जिन्नात की असल किस चीज़ से पैदाइश है, जिन्नात को किस चीज़ से पैदा किया गया है। जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं, किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो एक राख बन जाती है ना, राख काली सी। ये जिन्नात उस चीज़ से इनको पैदा किया गया है, बिल्कुल राख और उसकी तरह ही है। जैसे मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत की, एक बार का वाक़या है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आए। असहाब सुफ़ा जो थे, गरीब सहाबा इकराम, उनके पास कई दिन के खाने के लिए कुछ नहीं होता था। एक बार आप सल्लम ने उनसे फरमाया कि आप सब मेरे घर आ जाओ। सब आप सल्लम के घर आए, खाना खाया। आप सल्लम ने सारे तमाम सहाबा को खाना खिलाया, तो सब चले गए। आप सल्लम थोड़ी देर के बाद मस्जिद नबवी में आए। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन, वो भी असहाब सुफ़ा में से तो नहीं थे लेकिन गरीब थे, उन्होंने भी खाना नहीं खाया हुआ था। आपने फरमाया ए अब्दुल्ला, आपने खाना नहीं खाया, आप मेरी दावत पर क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं था।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ رکو، میں گھر جاتا ہوں، اگر کچھ بچا ہوا ہے کھانا تو آپ کو میں بلاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، کچھ دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیار ہیں اور کہیں سفر کے لیے تیار ہو کے نکلے ہیں، تو فرمایا سفر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاں میں جا رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ سفر پہ چلیں۔ اب ان کو بھوک بھی لگی تھی لیکن بول نہیں سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، فرمایا کہ ایک جنات کی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو جنات کی دعوت، اے عبداللہ آپ کو پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جنات کی دعوت میں جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں تو ڈر گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ہم جہاں بیٹھیں گے وہاں پر میں ایک حصار لگاؤں گا، حصار سے آپ اٹھنا نہیں، ادھر ادھر نہیں ہونا، اسی جگہ بیٹھے رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصار لگایا، خود بھی وہاں جلوہ فروز ہو گئے، اور پھر جنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن بیان کی، سورۃ الرحمن پڑھی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جب سورۃ الجن نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے، تو سب سے پہلی اس کو جنات نے سنا، جنات نے سورۃ الجن سنی، اور جنات جو واپس اپنے قبیلے میں گئے اور اپنے لشکر میں اس سورہ جن کو، تو جنات اس سورت سے ڈرتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الرحمن، مفتی صاحب تھوڑا شبیر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں اور وہاں سے پھر اس کو، شبیر صاحب ہم جو بات کر رہے تھے نا وسوسے کی اور وہم کی جو ہم بات کر رہے تھے، یہ اگر ختم ہو جائے تو جو بڑا مسئلہ ہے وہ تو حل ہی ہو جائے۔ اچھا بہت سے ہم نے دیکھا ہے انٹلیکچوئلز وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ اس کی حقیقت سے ہی انکاری ہے، اور وہ کہتے ہیں سب سائیکولوجیکل پرابلم ہوتے ہیں، آپ جائیں کسی سائیکولوجسٹ کے پاس وہ آپ کا علاج کر دے گا، اور یہ بالکل ایگزسٹنس نہیں ہے اس کی۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اچھا میں نے پہلے تو آپ کو بتا دیا کہ ہر مرتبہ ضروری نہیں ہے کہ جادو ہو۔ اچھا اس پر اعتقاد تو رکھنا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، سارا دین جادو سے متعلق اس واقعے میں۔ ایک یہودی تھا اور اس کے بچوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا، جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مبارک تھوڑی سی جو ہے وہ اس طرح سے ہو گئی کہ وہ اس پر اثر ہوا، یعنی صحت مبارک پر۔ تو چند روز کے بعد حضرت جبریل سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ، یہودی اور اس کی اولاد نے آپ کے اوپر جو ہے وہ جادو کر دیا جس سے آپ کی صحت مبارک پر اس کا اثر ہوا ہے، اور انہوں نے فلاں کنویں کے نیچے کچھ چیزیں دبائی ہوئی ہیں، یعنی اس جادو کے انسٹرومنٹس یا ٹولز کہتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم جا کے وہ چیزیں لے۔ حضرت علی اس کنویں کے پاس جاتے ہیں، پتھر پڑا ہے، پتھر کے نیچے سے چیزیں نکلتی ہیں۔ اب دیکھیں چیزیں کیا نکل رہی ہیں، سوئیاں، اس طرح کا دھاگا جس میں گرہیں لگی ہوئی ہیں، موم کی ایک پتلا کہتے ہیں اس کو، وہ کنگھی کے کچھ دانے، یہ جادو کی چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں لائے کہ یا رسول اللہ یہ چیزیں نکلی ہیں کنویں، اور اس کے بعد پتھر تھا، پتھر کے نیچے سے۔ تو پھر حضرت جبریل تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس آپ کے لیے تحفے میں دیے، اس کی ایک ایک آیت پڑھی گئی وہاں پر، اور ایک ایک گرہ جو ہے وہ کھلتی گئی، اور سرکار کی صحت مبارک ٹھیک ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو پر جو ہے عقیدہ تو رکھنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کی وجہ جادو ہو۔ اور پھر اس کا علاج بھی اسی واقعے میں ہے کہ جب بھی آپ کو لگے، محسوس ہو، یا کوئی کہے بڑا عامل جو اللہ کا ولی کوئی آپ کو مل جائے، تو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے۔ اور پھر احادیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی زندگی مبارک میں، حیات مبارک میں، ظاہری حیات مبارکہ میں دونوں صورتوں کو پڑھتے، دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارتے، اور اس کے بعد پورے جسم پہ پھیر دیتے۔ اپنے بچوں کو، میں بالخصوص خواتین سے کہتا ہوں کہ جب وہ خوشبو لگاتی ہیں، شادی میں جاتی ہیں، راتوں کو جاتی ہیں، تو پلیز یہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ اپنے بچوں اچھا جب ہم جعلی اور جب ہم عاملوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ٹرمز یوز کرتے ہیں کہ جعلی عامل کے پاس آپ نہ جائیں، تو اصلی عامل کے پاس بھی جانے کے لیے ایک تو آپ کو یہ دیکھنا کہ کون اصلی ہے، اور پھر جاتے ہوئے بھی ایک دیکھیں نا، معاشرے میں بھی سمجھا جاتا ہے نا کہ اگر آپ اصلی عامل کے پاس گئے تو آپ نے وہ راستہ اختیار کر لیا ہے کہ اب آپ کا یہ ویشس سرکل جو ہے وہ ختم نہیں ہونے والا، پھر آپ جائیں گے، پھر جائیں گے، ریپیٹیڈلی جائیں گے، اور آپ کا اعتقاد اللہ کی طرف کم ہوتا جائے گا۔ یہ بھی معاشرے میں آبزرو کیا گیا۔ نہیں زہیب دیکھیں، اس میں یہ ہے جب ہم ڈاکٹر کی سلیکشن کرتے ہیں نا، تو کچھ ڈاکٹر عطائی ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کمپاؤنڈر سے ڈاکٹر بن گئے، کسی کی ڈگری جعلی ہوتی ہے، کوئی مستند ہوتے ہیں۔ تو تحقیق تو آپ نے کرنی ہے نا، شوز لینے بھی جاتے ہیں، یہ چاند رات کی رات کو ساری دکانوں پہ جاتے ہیں۔ تو صحیح عامل کی میں 2-3 باتیں بتا دوں۔ ایک تو وہ شریعت کا پابند ہوگا،
नमाज पढ़ता होगा, चेहरे पे नूर, आंखों में नूर, शरीयत का पाबंद, निगाहें नीची, औरतों के सामने इस तरह से बेपर्दगी से नहीं बैठता होगा। और ये जो मज़ारात पे और दीगर जगहों पे बाबे बैठे हैं, 2-2 साल से नहाए नहीं है, बड़े बड़े बाल हैं, गंदे हैं, कपड़े भी इस तरह, और लोग कहते हैं ये बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है। तो आपने सिलेक्शन करनी है। आप दीनदार लोगों से पूछें कि सही आमिल की क्या पहचान है। मस्जिद का इमाम है तो आपने देखना है कि मस्जिद के इमाम के पास ये इल्म है भी या नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इस पे बहुत मुजाहिदे किए हुए हैं, और फिर आपने सिलेक्शन के जरिए उनके पास जाना है। हम नहीं कहते कि सारे के सारे गलत होंगे, लेकिन जादू के मामले पे जो ज़ईफ़ुल एतिक़ादी है, इससे तो बचना है, यकीनन बचना है। बिल्कुल ठीक है। शबीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे कल्चर में, सोसाइटी में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्रंटेटेड है। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हम आगे सरवत इस पर जो मुतासिर हुए हैं इससे, जी, उन लोगों को भी बुलाने की कोशिश करेंगे, और ये जो आमिल अपने आप को कहते हैं लोग, उनमें से भी कोई हम यहाँ कोशिश करेंगे स्टूडियो में आए और बताएं कि भाई कैसे होता है, जादू का तोड़ क्या है। तो ये हमने कुछ एक महदूद वक्त में डिस्कशन की, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, फीडबैक अपना दीजिएगा। इजाजत लेते हैं जी बिल्कुल। एक बार फिर मैं और ज़ुहैब मंडे को आपके सामने हाजिर होंगे एक नए कंटेंट, न्यूज़ और व्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ वंडरफुल वीकेंड। खुदा हाफिज़।